अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवर खावर। नाज़रीन, प्रोग्राम के शुरू में हम बात करने जा रहे हैं मुजव्वज़ा 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से, जहां गुज़श्ता रोज़ सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी और जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए उनकी रिहाइशगाह जाती उम्रा पहुंचे, जहां रहनुमाओं के दरमियान मुजव्वज़ा 26वीं आईनी तरमीम पर मुशावरत की गई। सदर आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी के वफ़द के हमरा जाती उम्रा पहुंचे, जहां उन्होंने नवाज शरीफ की तरफ से दिए जाने वाले इशाइये में शिरकत की। पीपल्स पार्टी के वफ़द में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, सैयद नवीद कमर, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और रुकन सिंध असम्बली जमील सोमरो शामिल है। कबल अज़ीं इशाइये में शिरकत के लिए सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम फ़े मौलाना फजलुर रहमान वफ़द के हमरा जाती उम्रा पहुंचे। जाती उम्रा आमद पर नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने उनका इस्तकबाल किया। इजलास में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान भी इजलास में शरीक हुए। ज़राए का यह बताना है कि आईनी तरमीम के मामले पर मुस्लिम लीग नून की क़यादत मौलाना फजलुर रहमान को एतमाद में लिया गया, जबकि सरबराह JUI अपनी जमात की जानिब से तैयार आईनी मुसव्वदे से भी उन्होंने आगाह किया। ज़राए का यह कहना है कि इजलास में तीनों जमातों के मुश्तरका मुसव्वदे पर इत्तफ़ाक़ राय का भी इम्कान है, जिसमें पीपल्स पार्टी और JUI फ़े के दरमियान आईनी मुसव्वदे पर पहले से इत्तफ़ाक़ राय हो चुका है। 26वीं आईनी तरमीम के मुश्तरका मुसव्वदे को कौमी असम्बली के इजलास में पेश किया जाएगा। इस हवाले से वाज़ेह रहे कि वफाकी काबीना का इजलास आज तलब किया गया है, जिसमें 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज दोपहर 1:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में तलब किया है। 26वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे को हतमी शक्ल देने के लिए पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इन कैमरा इजलास भी आज 11:30 पर पार्लियामेंट हाउस में होगा, जबकि सैयद खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत गुज़श्ता रोज़ होने वाले पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी के इन कैमरा इजलास में सिर्फ 12 अरकान ही शरीक हुए, और जिसकी वजह शंघाई ताउन तंजीम में मसरूफियत और रास्तों की बंदिश के बायस हमने देखा कि ज़्यादातर अरकान इजलास से गैर हाजिर रहे। इस हवाले से सदर मुमलिकत ने आज कौमी असम्बली और सेनेट के अलग-अलग इजलास भी तलब कर लिए हैं, जिसमें मुमकिना तौर पर आईनी तरमीम को मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने सेनेट इजलास आज दोपहर 3 बजे, जबकि कौमी असम्बली का इजलास इसी दिन दोपहर 4 बजे तलब कर लिया है। इस इजलास में मुमकिना तौर पर 26वीं आईनी तरमीम को मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत गुज़श्ता माह से एक अहम आईनी तरमीम की मंजूरी को यकीनी बनाने के लिए कोशिशें कर रही है। 16 सितंबर को आइन में 26वीं तरमीम के हवाले से इत्तफ़ाक़ राय ना होने से हुकूमत को दरकार जो 2/3 अक्सरियत हासिल नहीं उस वक्त हुई थी, तो कौमी असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया था और इसके बाद आईनी तरमीम पर मुशावरत के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील दी गई थी, जिसमें तमाम जमातों के नुमाइंदे शामिल थे, और इस दौरान मौलाना फजलुर रहमान समेत अपोजिशन को मनाने के लिए तगोदो जारी रही। बिलाखिर गुज़श्ता दिनों हुकूमत अपनी कोशिशों में कामयाब रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम फ़े में 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से इत्तफ़ाक़ राय हो गया था। गुज़श्ता रोज़ जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था कि आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उनके दरमियान इत्तफ़ाक़ हो गया है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने भी हमारी तजावीज़ से मिलता जुलता मुसव्वदा ही तैयार किया है। अब आज देखना है कि कौमी असम्बली के इस इजलास में किस तरह से इस आईनी तरमीम को मंजूर करवाया जाता है। इस पर हम आगे चलकर मज़ीद भी बात करेंगे। अभी हम आगे बढ़ेंगे और गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम के 23वें सरबराहान हुकूमत के इजलास के हवाले से हम आपको अपडेट करेंगे, जो इस्लामाबाद में मुनक़िद हुआ, जिसमें रुकन ममालिक के नुमाइंदे बशमूल बेलारूस, भारत, ईरान और दीगर अहम ममालिक के वज़राए आज़म और वज़राए ख़ारजा ने शिरकत की। इजलास के अख्ताम पर एक मुश्तरका एलामिया भी जारी किया गया, जिसमें एक दूसरे की खुद मुख्तारी के एहतराम और इलाक़ाई सालमियत के अज़्म को दोहराया गया। मुश्तरका एलामिया में कहा गया कि SCO के रुकन ममालिक आलमी तिजारती निज़ाम को गैर इम्तियाजी और शफ़ाफ बनाने की ज़रूरत पर जोर देते हैं और यकतरफ़ा तिजारती पाबंदियों की मुखालफत करते हैं, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कवानीन के भी खिलाफ हैं। फ़ोरम ने गैर कानूनी पाबंदियों के खात्मे और बेहतर तिजारती निज़ाम के क़याम की हिमायत की है और इस इजलास के दौरान रुकन ममालिक ने डिजिटल मईशत, तिजारत और टेक्नोलॉजी के शोबों में बाहमी ताउन बढ़ाने की ज़रूरत को भी उजागर किया है। फ़ोरम ने चीन के बेल्ट एंड रोड इक़दाम की हिमायत करते हुए यूरोप और एशिया के दरमियान बेहतर इक़्तिसादी इश्तराक की ज़रूरत पर जोर दिया। इसके अलावा ख़ित्ते में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के तजर्बात के तबादले पर भी गौर किया गया। इजलास में इलेक्ट्रॉनिक तिजारत के मुस्तकिल वर्किंग ग्रुप के क़याम, ग्रीन डेवलपमेंट, स्टार्टअप्स और इख्तरात को फ़रोग़ देने जैसे इक़दामात पर जोर दिया गया। इसके अलावा कौमी सनती पॉलिसियों, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी और IT सोल्यूशंस के हवाले से तजर्बात के तबादले की तजवीज़ का भी जायज़ा लिया गया।
मुश्तरका एलामिया के मुताबिक इजलास के शुरका ने एससीओ के खत्ते में वसी और बाहमी तौर पर फ़ायदेमंद ताल्लुकात के फ़रोग के लिए बैनुल-अक़वामी क़वानीन के असूलों की पैरवी करने पर भी जोर दिया है और इसके साथ साथ इजलास में कसीरुल जहती तंजीमों जैसे यूरेशियन इकनॉमिक यूनियन और आसियान के साथ ताउन बढ़ाने और अजीम तर यूरेशियन पार्टनरशिप के क़याम की तजवीज़ को भी अहमियत दी गई है। इस फोरम ने खित्ते की सब्ज़ तरक्की, डिजिटल मईशत और पायदार मुआशी तरक्की के लिए इक़दामात को मज़ीद तक़वियत देने पर भी जोर दिया ताकि रुकन ममालिक के दरमियान जामे तरक्की के मौक़े भी पैदा किए जा सकें। जैसे कि हमने कल देखा कि बेहतरीन इंतजाम किए गए पाकिस्तान की तरफ से शंघाई ताउन तंजीम के इस इजलास को लेकर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद मौके पर मौजूद थे। तमाम मेहमानों का उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से इस्तकबाल किया। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। सीनियर तज़कियाकार हुमा बकाया साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। हुमा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एससीओ के इस मुश्तरका एलामिये को जब हम देखते हैं आलमी सियासत में, आपको लगता है पाकिस्तान के किरदार को मुस्तहकम करने में बड़ा अहम किरदार अदा करेगा और पाकिस्तान को बड़ी कामयाब मेज़बानी थी, बहुत से ममालिक ने सराहा है, खुसूसी तौर पर हिंदुस्तानी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से भी कहा गया कि बहुत बेहतर इंतजाम थे। पाकिस्तान बैक ऑन टू द स्ट्रैटेजिक मैप ऑफ द वर्ल्ड, जो कि बहुत बड़ी बात है और कुछ ऐसी चीजें सामने आई हैं जिससे लगता है कि पाकिस्तान का किरदार ग्लोबल साउथ में बहुत वाज़ेह तौर पर होकर सामने आएगा। रशिया से जो हमारी कोलैबोरेशन है, और रशिया का आपको पता है लार्जेस्ट डेलीगेशन आया था और फिर बायलैटरल मीटिंग भी हुई। फिर चाइना के साथ एक थोड़ा सा शैडो आ गया था, जो 2 चाइनीज कराची में जिनके ऊपर अटैक हुआ था, तो वहाँ पे भी उन्होंने कहा कि ठीक है सिक्योरिटी बढ़ानी है लेकिन हमारी लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप है और प्रायोरिटी देते हैं हम पाकिस्तान को नेबर रिलेशनशिप में। उसके अलावा जाहिर है इंडिया से भी आपको पता है जयशंकर साहब तशरीफ लाए करे, तो उन्होंने कहा कि जी कोई बायलैटरल कम्युनिकेशन नहीं होगी, लेकिन फिर इंडिया ही की रिक्वेस्ट पर सीटिंग लंच पे चेंज की गई और उनको इसाफदार साहब के बराबर बिठाया गया उनके कहने पर, और फिर कहा जा रहा है कि कुछ गुफ्तगू हुई लेकिन उसको अभी खोला गया है। तो ओवरऑल मैं समझती हूँ कि ऑप्टिक्स बहुत अच्छे थे और जो जॉइंट कम्युनिके था उसमें टेररिज्म के मैकेनिज्म को भी एड्रेस किया है, तजारत को बढ़ाने से भी बात हुई है, कनेक्टिविटी पैराडाइम, फिर अफगानिस्तान की जो सूरत हाल एक रुकावट बन रही है पाकिस्तान के लिए बिलखुसूस और खित्ते के लिए बिलअमूम, उसकी भी बात हुई। मेरे ख्याल एक टॉपिक जिसपे मुझे थोड़ा सा है कि शायद ज्यादा बात होनी चाहिए थी क्योंकि वो पिलर है एससीओ का, वो है क्लाइमेट चेंज, क्योंकि ये जिसका बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट होता है क्लाइमेट चेंज पे, उस पे हमें कोई डिलिब्रेशन नजर नहीं आई। फोकस डिफेंस सिक्योरिटी रहा। ठीक है हुमा साहब, आप किस तरह से समझती हैं कि इस मौके को पाकिस्तान को बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है? जितने ममालिक के सरबराहान, जितने ममालिक के वफूद जहाँ पर आए हैं, यकीनी तौर पर वज़ीर आज़म को भी दावत देकर गए होंगे, बहुत से ऐसे ममालिक कि वो भी उनकी कंट्रीज़ को विज़िट करें। आपको लगता है कि जो विज़िट का सिलसिला है शुरू होना चाहिए? हमारी जो खारजा पॉलिसी है उसमें बेहतरी की ज़रूरत है, हमारी खारजा पॉलिसी में बहुत सी ऐसी तब्दीलियाँ हैं जो होनी चाहिए, खुसूसी तौर पर जब ये कहा जाता है कि हमें ईरान से गैस पाइपलाइन मनसूबे को मुकम्मल करना है, अगर हमें रशिया से तेल को बाय करना है तो फिर हमें अमेरिका की जो सैंक्शंस हैं उसको नजरअंदाज करना होगा जिस तरह से हिंदुस्तान ने किया। देखिए जी, हिंदुस्तान ने एक कार बनाया था उन सैंक्शन से बाहर निकलने के लिए, हमने उस तरीके कार पर अभी अमल भी करना शुरू नहीं किया है। फिर विजिट जो है वो काफी नहीं होती, आपको पूरा एक फ्रेमवर्क वर्कआउट करना पड़ता है। अब स्टेट बैंक की रिपोर्ट आई है, जो एससीओ में ममालिक हैं उनसे हमारा ट्रेड डेफिसिट 41% है, यानी हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं, जिसमें रूस, चाइना और इंडिया शामिल है। तो मेरा ख्याल है उसको एड्रेस करने की जरूरत है। फिर ऑल्टरनेटिव इकोनॉमिक पैराडाइम की बात हुई है, उस पर काम करने की जरूरत है। पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के सिर्फ अमेरिकन सैंक्शन मसला नहीं है, प्राइसिंग का बहुत बड़ा मसला है। तो मेरे ख्याल है ये वाली इम्पेडिमेंट जब एड्रेस होंगे, जब सूरत हाल आगे बढ़ेगी। बहरहाल एससीओ कॉन्फ्रेंस का पाकिस्तान में होना और उसकी वजह से जो पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग हुई है उससे हम इनकार नहीं कर सकते। ठीक है हुमा साहब, आप किस तरह से देख रही हैं एक्सपोर्ट्स की? जब भी हम बात करते हैं, आपने भी जिस तरह से कहा कि इन तमाम ममालिक के साथ हमारी एक्सपोर्ट्स कम है, हमारी इंपोर्ट ज़्यादा हैं, उसको अगर हमें बेहतर करना है, जो हमारा एनर्जी सेक्टर है वहाँ पर हमें बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। एनर्जी सेक्टर को बेहतर करने के लिए पाकिस्तान इन तमाम ममालिक से क्या मदद ले सकता है?
देखिए, सबसे बड़ी मदद तो चाइना से हो रही है, जिसका हमने उसको फैक्टर इन भी नहीं किया। और वो ये है कि पाकिस्तान उन ममालिक में है जिसकी सोलर पैनल इम्पोर्ट्स हाईएस्ट हैं। तो ये इम्पोर्ट्स तो हाई हैं, बट इवेंचुअली ये हम सोलर प्रोड्यूसिंग एनर्जी कंट्रीज में हमारा शुमार हो जाएगा, जो हमारे एनर्जी मिक्स को बहुत बेहतर करेगा। तो और ये प्राइवेट इनिशिएटिव है, इसमें गवर्नमेंट से ज्यादा प्राइवेट इनिशिएटिव है, जिसकी वजह से पाकिस्तान सोलर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है। मेरे ख्याल है हमारे IPPs, आपको पता है, वहाँ पे एक बहुत फ्लॉड कॉन्स्ट्रक्ट है और अब बातें खुल रही हैं और जो बातें सामने आ रही हैं वो तकलीफदेह हैं। मेरे ख्याल है कि बहुत सारी हमारी इंटरनल मिसाइल है जिसकी वजह से हम अपनी मईशत को वहाँ नहीं ले जा पाते जहाँ ले जा सकते। पॉलिटिकल पोलराइजेशन भी उसमें से एक है। इसमें जो पाकिस्तान पे मकाले लिखे जाते हैं ना, उसमें ये कहा जाता है कि पाकिस्तान की मईशत से पाकिस्तान खराब नहीं हो रहा, पाकिस्तान की सियासत से पाकिस्तान खराब हो रहा है। तो मेरे ख्याल है उसको एड्रेस करने की जरूरत है। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ एससीओ के प्लेटफॉर्म से हमने देखा कि बेल्ट एंड रोड मंसूबे की हिमायत जिस तरह से की गई है और उसके साथ साथ जो जोर दिया गया है वो यही है कि यूरोप और एशिया के दरमियान जो इक्तिसादी इश्तराक है उसको बढ़ाना है, उसको फरोग देना है। ये कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये यूरो एशियन है और जब यूरो एशियन ऑर्गेनाइजेशन शायद वाहिद है साउथ में, यानी कि ये खित्ताई कोलैबोरेशन नहीं है, एक खित्ते तक महदूद नहीं है, ये दो खित्तों को जोड़ती है। ये 21st सेंचुरी रीजनलिज्म है। ये तो इंतहाई अहम है। जो बायलैटरल मीटिंग्स हुई उसमें बेलारूस से भी एक मीटिंग हुई है। तो मेरे ख्याल है कि बहुत पोटेंशियल है अगर इस पर काम किया जाए और ये नशिस्तन बर्खास्तन ना हो। और जो MOU साइन हुए, जिससे देखिए 13 MOU साइन हुए हैं, MOU का अंबार लगा हुआ है पाकिस्तान में के फॉरेन ऑफिस में। देखना ये कि इन MOU पे फिर अमल भी होता है या नहीं और कितनी तेजी से अमल होता है। और जो हमारा रेड टेपिज्म है और हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है और हमारे यहाँ जो एक कंप्लेसेंट एटीट्यूड है वो सामने आता है या नहीं। पूरे इस्लामाबाद को बंद कर एक इंतहाई अच्छी कॉन्फ्रेंस करना एक बात है, कॉन्फ्रेंस से समरात हासिल करना दूसरी बात है। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से आपने खुद ये फरमाया कि MOUs तो बहुत ज़्यादा साइन हो रहे हैं, आए रोज़ हम देख रहे हैं, अभी सऊदी डेलीगेशन भी आया $2.2 अरब की इन्वेस्टमेंट के साथ भी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन शायद उस स्पीड के साथ नहीं हो रहा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जिस तरह से पाकिस्तान को भी अब रिस्पॉन्ड करना चाहिए इन तमाम MOUs को लेकर, इन तमाम मुआहदों को लेकर। कब तक IMF से ही हम कर्जे लेते रहेंगे या दोस्त ममालिक से कर्जे लेते रहेंगे? इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनकी यूटिलाइजेशन होना बेहतर तरीके से वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी बिल्कुल, वजह फरमा रहे हैं आप। और देखिए, पाकिस्तान आप जो इंटरनेशनल कम्युनिटी होती है या जो इंटरनेशनल डिसीजन मेकिंग टेबल्स होती हैं, आपका किरदार वहाँ पर उसी वक्त अहम होता है जब आपकी कमर मजबूत हो। और आपकी कमर उस वक्त मजबूत होती है जब आपकी मईशत मजबूत हो। अगर आपको इस तौर पे देखा जाए कि सिर्फ आप एड और ग्रांट लोन रीस्ट्रक्चरिंग कराने तक महदूद है आपकी कॉन्वर्सेशन दुनिया के माशी इदारों से भी और माशी ताकतों से भी, तो फिर जाहिर है कि आपको कम सीरियसली लिया जाता है। हम इस वक्त US से भी पैसे मांग रहे हैं, सऊदी अरब से भी पैसे मांग रहे हैं, चाइना से भी लोन रीस्ट्रक्चर करा रहे हैं। IMF की सूरत हाल आपने देखी, कितने पाँव रगड़ के लोन आया है। तो मेरे ख्याल है कुछ बेहतर फुटवर्क की जरूरत है। ठीक है। और दूसरी तरफ हमने देखा डिजिटल मईशत के हवाले से बहुत बात की गई है, लेकिन पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि हमारी जो डिजिटल मईशत है वो कितनी ख़राब होती है हमें दिखाई दे रही है इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से। उस पर क्या कमेंट करना चाहेंगे? इस सूरत को किस तरह से बेहतर करेंगे? जब से फायरवॉल का हम इशू सुन रहे हैं तब से मुश्किलात का सामना है। देखिए, मैं तो नेगेटिव बात नहीं करना चाहती SCO के हवाले से, लेकिन जो डिजिटल कॉन्स्ट्रक्ट है वो तो मजाक का फेज है ना। कराची तक में इंटरनेट स्लो डाउन हुआ था, हम लोग काम नहीं कर पा रहे थे। तो जो प्राइवेट सेक्टर ने, जो हमारे बच्चे हैं जो फ्रीलांसिंग करते हैं, आपने तो उनका भी रोजगार तबाह कर दिया। आप खुद रोजगार दे नहीं सकते, ये बच्चे प्राइवेटली कनेक्ट होके अपने लिए फ्रीलांसिंग करके रोजगार ढूंढते हैं। और क्योंकि आपने इंटरनेट स्लो कर दिया है, आपने फायर वॉल्स लगा दी है आपने, तो वो कारोबार भी इन बच्चों का खत्म कर दिया। तो ये तो मैंने आपसे गुजारिश की ना, कहना कि डिजिटल रेवोल्यूशन एक बात है और डिजिटल रेवोल्यूशन लाना और उसको फैसिलिटेट करना जो मैंडेटरी है रियासत पर, दूसरी बात है। लैपटॉप बांटने से फायदा नहीं होता है, लैपटॉप पे इंटरनेट चलेगा कि नहीं, इससे सवाल उठता है।
ठीक है। अब वज़ीर आज़म की तरफ से स्पेसिफिकली अफगानिस्तान के बारे में कहा गया कि वहाँ पर जो दहशतगर्दी है उसको हमें कंट्रोल करना है, उस पर काम करने की तमाम ममालिक को ज़रूरत है। अफगानिस्तान को जिस मदद की ज़रूरत है पूरी दुनिया को चाहिए कि वो वहाँ पर मदद ज़रूर पहुँचाएँ। इस हवाले से क्या कमेंट करना चाहेंगी? अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी होगी तो पूरे खत्ते में स्टेबिलिटी होगी। अफगानिस्तान इसलिए अहम होकर सामने आया SCO में क्योंकि जो पूरी खत्ते की कनेक्टिविटी का पैराडाइम है वो पिवट करता है अफगानिस्तान में। अब जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं वो स्ट्रैटेजिक स्पेस है पाकिस्तान के लिए। इसके अलावा जो पूरा कॉन्स्ट्रक्ट है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का, वो भी पिवट करता है हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पे। अब 3 ममालिक ऐसे हैं जिनका इस वक्त अच्छा बेहतर असर है अफगानिस्तान की हुकूमत पर। एक है रशिया, एक है चाइना, एक है ईरान। ये तीनों इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे और अगर ये तालिबान को रोक इन करें तो फिर मेरा ख्याल है कि जिस तौर तालिबान की जमीन इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के बरखिलाफ, वहाँ कमी आ सकती है। अभी रशिया ने उनका टेररिस्ट खत्म कर दिया है, चाइना ने उन्हें डी फैक्टो रिकग्निशन दे दी है, ईरान के साथ उनका तिजारती राब्ता बहुत मजबूत हुआ है। तो पाकिस्तान ऐसे अब जहाँ सारे लोग अफगानिस्तान से जुड़ रहे हैं, तो ये पॉजिटिव है कि पाकिस्तान ने भी अफगानिस्तान मुद्दा भी उठाया और उसको उसकी अहमियत को भी उजागर किया। सिर्फ पाकिस्तान के लिए अहम नहीं है, अफगानिस्तान अमन खत्ते के लिए अहम है। ठीक है। अब अक़वाम मुत्तहिदा के बाद जब हम देखते हैं तो सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है वो इस वक्त SCO का ही है, जो तकरीबन दुनिया की 40 से 41% आबादी को रिप्रेजेंट कर रहा है। SCO के खत्ते में जब हम देख रहे हैं तो बैनुल-अक़वामी ताउन को बढ़ाने के लिए मज़ीद इक़दामात की बहुत ज़्यादा इस वक्त ज़रूरत दिखाई दे रही है। जहाँ तक हम देख रहे हैं शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के हवाले से तो खत्ते में पायदार तरक्की और गुर्बत के खात्मे के लिए भी कल बात की गई है। बहुत शुक्रिया सीनियर तज़कियाकार हुमा बकाई साहिबा, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, अब हमारा मौजू एक ऐसा शानदार दुमदार सितारा जो कि 80,000 साल के बाद सिर्फ एक बार नज़र आता है, जिसका इस वक्त हम देख रहे हैं बहुत से लोग इसका मुशाहिदा करते हुए भी हमें दिखाई दे रहे हैं। और इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक, ख़ास तौर पर अगर हम सऊदी अरब की बात करें तो इस शानदार मंजर का लुत्फ़ उठा रहे हैं। न्यू की स्क्रीन पर आपके मनाजिर इस वक्त मुलाहिज़ा कर रहे हैं। ये दुमदार सितारा जिसका मुशाहिदा हम सब कर सकते हैं 30 अक्टूबर तक आसमान की वसतों में चमकता रहेगा। इस मौके पर दुनिया के कई ममालिक के शहरी बग़ैर किसी दूरबीन की मदद के इस नादिर मौके का मुशाहिदा करते हमें दिखाई दे रहे हैं। सऊदी अरब, रूस और दीगर ममालिक के लोग इस शानदार दुमदार सितारे को देखने के लिए तैयार हैं। सऊदी माहिर मौसमियात डॉक्टर खालिद अल-ज़ाक के मुताबिक यह सितारा मगरबी उफ़क़ पर सूरज गुरूब होने के बाद वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। उनका यह कहना है कि यह दुमदार सितारा ज़मीन के मदार से गुजरने के दौरान हमारे उफ़क़ पर नज़र आता है और ये एक इंतहाई नादिर मौका है। आप जानते हैं कि दुमदार सितारा हमेशा से इंसानी तारीख़ में एक ख़ास मकाम भी रखता है और ये आसमानी मज़ाहिर न सिर्फ साइंसी तहकीक का मौजू रहे हैं बल्कि सकाफ़ती और मजहबी एतबार से भी इनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। डॉक्टर खालिद ने इस हवाले से मज़ीद भी बताया है कि कुछ दुमदार सितारे हर हज़ारों साल में एक बार गुजरने के बाद हमें दिखाई देते हैं, जबकि कुछ कई 100 साल बाद ही हमारे नज़दीक आते हैं। ये शानदार मौका सिर्फ एक मज़हर नहीं है बल्कि इंसानी ज़िंदगी के एक नायाब लम्हे की अक्कासी करता हुआ भी हमें दिखाई देता है, जिसके मनाज़िर आप इस वक्त न्यू की स्क्रीन पर भी मुलाहिज़ा कर रहे हैं। जब हम आसमान की वसतों में इस दुमदार सितारे को देखते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हमारी ज़िंदगी कितनी मुख्तसर है और ये मौका हमें इसकी कदरदानी करने की दावत भी देता है। आखिरी बार जब यह दुमदार सितारा ज़मीन के करीब आया था तो हमारी ज़मीन की तारीख़ कुछ और थी। आज हम इसके साथ इस शानदार लम्हे का लुत्फ़ उठा रहे हैं और हमें नहीं मालूम कि अगली बार ये सितारा कब हमें अपनी चमक दिखाएगा। तो इस शानदार दुमदार सितारे का मुशाहिदा करने का ये मौका आप किसी भी सूरत में ज़ाया ना करें और हम उम्मीद ये करते हैं कि ये जो मालूमात इस दुमदार सितारे के बारे में हमारी तरफ से आप तक पहुँचाई गई हैं आपको पसंद भी आई होंगी। इस नया मौके को यादगार बनाने के लिए आसमान की तरफ ज़रूर देखें और इस दुमदार सितारे की खूबसूरती को अपनी आंखों से महसूस ज़रूर करें, क्योंकि यादगार लम्हा होगा जो कि 80,000 साल में सिर्फ एक मरतबा ही नज़र आता है। और इस वक्त ये बताया जा रहा है कि ख़ास तौर पर सऊदी अरब में मौजूद जो लोग हैं वो इस शानदार मंजर का लुत्फ़ उठाते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, जिसके मनाज़िर आप इस वक्त न्यू की स्क्रीन पर भी मुलाहिज़ा कर रहे हैं। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे।
वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। अब आपके साथ एक खुशी की खबर शेयर करते हैं। पाकिस्तानी किक बॉक्सर्स आलमी मुकाबलों में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। मुश्किल हालात के बावजूद भी हमारे नौजवान चैंपियंस कामयाबियां समेट रहे हैं। ताज़ा तरीन कारनामा है वर्ल्ड चैंपियनशिप उज़्बेकिस्तान बुखारा में देखने में आया, जहां पाकिस्तानी बॉक्सर ने बगैर किसी कोच या सहूलियात के उज़्बेकिस्तान में होने वाली नाइंसाफ़ी के बावजूद कांसी का तमगा जीता। ये कारनामा उनकी मेहनत और जज्बे का मुंह बोलता सबूत है। इससे पहले भी पाकिस्तानी किक बॉक्सर आगा कलीम ने दुनिया भर में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। हाल ही में आगा कलीम ने वर्ल्ड मुए थाई चैंपियनशिप 2024 का टाइटल जीता और कजाकिस्तान के किक बॉक्सर को शिकस्त देते हुए 51 केजी सीनियर कैटेगरी में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। ये एक शानदार कामयाबी थी, खासतौर पर जब आगा कलीम ने इस फाइट में बगैर कोच के हिस्सा लिया। और दिलचस्प बात इसमें यह है कि इस फाइट के दौरान इटली के एक कोच थे जिन्होंने आगा कलीम की मदद की है, जिसने उनकी जीत में अहम किरदार अदा किया। आगा कलीम की ये कामयाबी उनके अज़्म, मेहनत और सलाहियत की बेहतरीन मिसाल है। आगा कलीम इससे कबल भी कई इंटरनेशनल मुकाबले जीत चुके हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन कर चुके हैं। उनकी कामयाबियों का सिलसिला जारी है और उनके जज्बा और मेहनत हमारे नौजवानों के लिए भी एक रोशन मिसाल है। कौमी बॉक्सर आगा कलीम हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन होंगे। कलीम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले आपको वर्ल्ड मुए थाई चैंपियनशिप 2024 का गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद। इस कामयाबी के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सबसे पहले सर जी मैं आपसे शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने सपोर्ट किया, प्रमोट किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज कल ही आया हूँ वहाँ से उज़्बेकिस्तान के शहर बुखारा से, जहाँ पर 36 ममालिक आए हुए थे और 600 प्लेयर्स आए हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ मैंने अपने वेट कैटेगरी में पहला पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। जो मेरा वेट है वो 50 केजी था, मगर मुझे 57 केजी में लड़वाया गया। मेरे साथ बहुत नाइंसाफी की गई, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह पाक का शुक्र बोलता हूं। अल्लाह पाक ने मुझे इज्जत दी और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गोल्ड मेडल वहाँ विन किया और एक बार फिर पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह मेडल ला सका। मगर वहाँ ऐसे लोग भी थे, मतलब जो प्लेयर्स थे जिनको मेडल तक नहीं मिला, तो ये अल्लाह ताला का मैं अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। मैं वहाँ किया, मैंने पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह मेडल जीता। अगर देखा जाए अगर मैं अपने वेट कैटेगरी में खेलता तो मेरे लिए वेट गोल्ड अल्हम्दुलिल्लाह पक्का था, कंफर्म था, मगर मुझे अपने वेट में नहीं खिलाया गया, इसीलिए पाकिस्तान के लिए अल्हम्दुलिल्लाह तभी मैं ब्रॉन्ज मेडल ला सका। लेकिन कलीम, इसके क्या वजूहात थी कि इंटरनेशनल कंपटीशन है, वहां पर इतनी बड़ी नाइंसाफी किस तरह से की जा सकती है? आलमी मीडिया वहां पर मौजूद होता है, तमाम लोग इस चीज को जानते हैं कि जिस वेट कैटेगरी में आप फॉल करते हैं उसी में आपको खिलाया जाएगा। बिल्कुल सर, हकीकत जो इनका इवेंट था ना, उन्होंने इनका इवेंट करवाया, जो सिक्योरिटी थी, जो उन्होंने सिक्योरिटी दी सर, मैं समझता हूँ कि उन लोगों ने जो इवेंट करवाया वन ऑफ द बेस्ट इवेंट था। मैं जितने मैंने इवेंट्स खेले सब में से खूबसूरत इवेंट और सब में अच्छे इवेंट वो था, मगर उनकी जो फाइट थी वो उसका समझ मुझे नहीं आया। मतलब इस तरह फाइट करवाई, 4 मिनट ग्राउंड था, उन्हीं में वो लोग पैसा करते थे एक राउंड के अंदर। और दूसरी बात ये सर, मैं पहली बार देख रहा हूँ कि जहाँ पर इन्होंने ये कहा मुझे कि जो आपका वेट जो एज है वो 18 प्लस, ठीक है, तो इसी वजह से हमने आपको 50 प्लस में डाला, 50 प्लस में आपको डाल दिया 57 प्लस में। तो मैंने कहा सर पहली बार मैं तुमने यहाँ पर खेलने के लिए आया हूँ, तो खैर ये भी मेरे लिए एक इम्तिहान था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस इम्तिहान को पार किया। अब इंशाअल्लाह ताला मेरी अगले हफ्ते रवानगी है मेरी कजाकिस्तान के लिए वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, कराकंदा के लिए। तो मैं इंशाअल्लाह तैयारी कर रहा हूँ भरपूर, उसके लिए जाऊंगा इंशाअल्लाह। उसमें जो कमी पेशी उसको वहाँ इंशाअल्लाह रिकवर करेंगे और एक बार फिर इंशाअल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। और सर बेसिकली मेन बात ये होती है, मतलब एक इवेंट की जाने के लिए पता है कितने खर्चात होते हैं, उनके होटल होती है, रिहाइश होता है, खाना पीना होता है, सर बहुत सारी चीजें होती है, डाइट ट्रेनिंग होती है। तो इसमें मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर सपोर्ट किया था माइको ने और उनकी पूरी टीम ने और एवन फैसल ने, और इसके अलावा ने वलीद अजीज भाई ने, और इसके अलावा जो मेरे बड़े भाई है SM भाई फ्रॉम अमेरिका, जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह आज। लेकिन कलीम, आप किस तरह से देख रहे हैं? ये मेरी समझ से बाहर है कि बगैर किसी कोच के आप वहां पर मौजूद थे, किसी कोच के बगैर आपने मुकाबला लड़ा, जीता भी। ये किस किस्म का चैलेंज था? ये क्यों हुआ? कोई कोच आपके साथ क्यों नहीं था? सर ये चैलेंज मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, चैलेंज मेरे लिए कोई सब तीसरी मतलब मेरे साथ हुआ है। जब मैं पहली बार थाईलैंड गया 2023 में, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहाँ विन किया वर्ल्ड चैंपियनशिप। मेरे साथ मेरा कोच कोई नहीं था, जो मेरी कोचिंग थी वो इटली के बंदे ने की थी, जो इटली कोच था। 2024 में मैं गया था थाईलैंड बैंकॉक, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर 2024 का वर्ल्ड चैंपियनशिप विन किया। उस टाइम में मेरा कोच नहीं था। आज तीसरी बार मैं फिर गया, मेरे साथ मेरा कोच नहीं था। सर ये मतलब मैं फिर जा रहा हूँ, मेरा कोच नहीं। सर मेन चीज पता क्या है? मेन चीज है हमारे पास सपोर्ट नहीं है। अब जो मेरे उस्ताद है खुद एक कंपनी में काम करते हैं, उनको टिकट कौन देगा? मैं यहाँ लोगों से अपील करता हूँ सर मेरा टिकट मिलना बड़ा मुश्किल होता है कि लोग मुझे टिकट दें और मुझे सपोर्ट करें, बड़ा मुश्किल है। तो जब मैं जहाँ पर अपने उस्ताद की बात करता हूँ लोगों के साथ, तो वो थोड़ा मुश्किल सपोर्ट नहीं करते ना, मतलब वो आगे बात को आगे पीछे करते हैं।
तो सर मैं आपके तवफ़ुक़ से जो आप लोग सब मुझे देख रहे हैं, मेरे तमाम मेरे चाहने वाले मेरे पाकिस्तानी जितने भी व्यूअर्स हैं, उन सबसे ये अपील करूंगा कि नेक्स्ट मेरी फाइट है 6 दिन बाद कजाकिस्तान की रवानगी हो रही है। तो सर मैं चाहता हूँ कि इसमें से मेरा उस्ताद लाजमी जाए। सर जब उस्ताद आपका उस्ताद होता है, आपकी हिम्मत होती है, आपका हौसला होता है, जब कोच होता है, तो मैं आपकी तवज्जो सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली हमें सपोर्ट करें, प्रमोट करें। सर आप यकीन करें, जिस वक्त अभी हालात चल रहे हैं क्रिकेट के, आप देख रहे हो लगातार वो हारते जा रहे हैं, कोई परफॉर्मेंस नहीं, कोई वो सर अभी रिसेंटली शाज़ेब ने, अच्छा, जिस तरह से आपकी इस कामयाबी को हम देख रहे हैं, आपकी कामयाबी है जो पाकिस्तान के हमारे तमाम नौजवान बॉक्सर्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी एग्जांपल बन चुकी है। उन नौजवानों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे जो इंटरनेशनल सतह पर जाकर कम्पीट करना चाहते हैं, अपना मकाम बनाना चाहते हैं? सर मैं इनको ये पैगाम दूंगा, आपने हिम्मत नहीं हारना है, क्योंकि ये बड़ा एक मुश्किल रास्ता है। यहाँ पर आपको धक्का देंगे, यहाँ पर आपको गिराएंगे, मगर आपने हिम्मत नहीं हारी। एक छोटी मिसाल ये पानी की, देखो पानी जब जा रहा होता है कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल लेता है। तो मेरी मिसाल पानी की तरह, मैंने बहुत मेहनत की, बहुत स्ट्रगल की, बहुत हार्ड वर्क की। मुझे पता है कि सर 12-12 घंटे में होटल पे काम करता रहा, और उसके अलावा मैं होटल गया था, मैंने अपने बैग लटकाया, वहाँ ट्रेनिंग करता रहा। और अभी मतलब मेरे लिए बहुत मुश्किल था, 2 मतलब मैं बेहोश हुआ ट्रेनिंग करते वक्त। तो इसलिए आप मैं सबको कोई रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने हिम्मत नहीं हारनी, जब इस गेम में आना है फिर आपने। ठीक है कलीम, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। बड़ा जबरदस्त आप परफॉर्म करते दिखा रहे हैं, पाकिस्तान को बड़े जबरदस्त तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया। कौमी बॉक्सर आगा कलीम हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाजरीन आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान मुल्तान में जारी दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन की कारकर्दगी पर, जहां कौमी टीम ने पहली इनिंग्स में 366 रन बनाए, जिसके जवाब में इंग्लैंड ने 239 रन बना लिए हैं और 6 विकेटें गंवा दी हैं। इसके साथ ही हम ICC की हालिया टेस्ट बेस्ड रैंकिंग में बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी की तनज़्ज़ुली के साथ साथ विराट कोहली की तरक्की पर भी रोशनी डालेंगे और आखिर में बाबर आजम की कामरान गुलाम के लिए इंस्टा स्टोरी की अहमियत को भी ज़ेरे बहस लाएंगे। स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमर नजीब सत्ती ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। अहमर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आप किस तरह से देख रहे हैं पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस को? 366 रन पाकिस्तानी टीम ने बनाए हैं, बैटिंग लाइन एक बार फिर से लड़खड़ा गई। किस तरह से रेट करेंगे इस इनिंग्स में पाकिस्तान की बैटिंग को? देखिए ओवरऑल ये मैच पाकिस्तान के नुक्ता निगाह से अब भी हम नतीजे का अगर आप एक तरफ देखें, खुशाइंद लगा है। खुशाइंद ये कि हम मस्बत सोच के साथ मैदान में उतरे, हमने डोमेस्टिक परफॉर्मर को मौका दिया है, हमने एक नतीजा खेज पिच की तरफ जाने की कोशिश की है, जिसमें ड्रॉ के बजाय हमने कहा कि मैच का नतीजा निकले। तो मैं इसको पाकिस्तान की बैटिंग इतनी बुरी नहीं रही, क्योंकि खासतौर पर जिस तरह से आखिरी जो पार्टनरशिप थी जिसमें सलमान अली आगा और फिर उसके बाद फिर जिस तरह से नुमान अली ने बैटिंग की है, आमिर जमाल ने बैटिंग की है, जी तो उन्होंने काफी सहारा दिया पाकिस्तान को। और आप देखिए कि जो इंग्लैंड है उस पे लास्ट सेशन में काफी पिच ब्रेक करना शुरू कर गया, स्पिन होना शुरू हो गया था। तो जिस तरह से पाकिस्तान ने आखिरी सेशन को डोमिनेट किया कल, तो वो भी काफी अच्छा लगा देख के। लेकिन टेस्ट क्रिकेट कंसिस्टेंसी का नाम है। कल आपने एक ऐसा सेशन अच्छा खेला, तो आप आज भी पहले सेशन में अच्छी बॉलिंग करेंगे तो इंग्लैंड को जल्दी आउट करेंगे। 300 से पहले हर हाल में इंग्लैंड को आउट करना है, तभी जाके पाकिस्तान को इस 50-60 रन की अगर कम अज कम पाकिस्तान को लीड लेना होगी, अगर पाकिस्तान इस मैच में कहीं अपना दबाव बरकरार रखना चाहता है। ठीक है, साजिद खान की बॉलिंग को किस तरह से देख रहे हैं, उस पर क्या कमेंट करेंगे? उनकी कारकर्दगी बड़ा फायदेमंद रही है टीम के लिए अभी तक। तो देखिए साजिद खान ने कल जो मैच के बाद गुफ्तगू की वहां पे, तो उसमें उन्होंने अपना सब कुछ दिल से बात कह दी कि किस तरह से उनके साथ ज्यादती होती रही। वो 2021 में पाकिस्तान बांग्लादेश गया था, एक इनिंग्स में 8 आउट किए थे उन्होंने, पाकिस्तान को अकेले ही मैच जितवा गए थे। उसके बाद बैटिंग विकेट पे 1-2 इनिंग्स में ना करने पे उनको टीम से बाहर कर दिया गया, बगैर किसी वजह की। इस तरह से नहीं टेस्ट के प्लेयर बनते, आपको उनको एक तबादुल से मौके देने पड़ते हैं। फिर 1.5 साल के बाद आप उनको ऑस्ट्रेलिया लेकर गए, इस एक टेस्ट खिलाया, वहां पे भी उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, उसके बाद फिर ड्रॉप कर दिए गए। अब आप करीब 8 से 9 माह के बाद फिर लेकर आए हैं, उन्होंने एक बहुत शानदार बॉलिंग की है। तो उन्होंने सही बात की कि आप इतने वक्फे के बाद खिलाड़ियों को मौका देंगे, आप उनको ड्रॉप कर देंगे, तबादुल से मौका नहीं देंगे, तो फिर कैसे खिलाड़ी बनेंगे? तो मेरा ख्याल है काफी ज्यादती होती रही है साजिद खान के साथ। उन्होंने ये साबित किया कि वो एक बासलाहियत स्पिनर है और वो हक रखते हैं कि उनको टीम और 11 में जगह मिलनी चाहिए। ठीक है, इंग्लैंड की बॉलिंग कारकर्दगी को किस तरह से आप देख रहे हैं, खासतौर पर जब जैकलिश की बॉलिंग देख रहे हैं? ब्रेडन क्रिस के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान का जो दूसरी इनिंग्स का ट्रैक रिकॉर्ड है वो कुछ अच्छा नहीं है।
बॉलर तो उनके अच्छे हैं, मैं ये नहीं कहता कि उनके वर्ल्ड क्लास स्पिनर तो नहीं है, लेकिन दे आर गुड स्पिनर्स। मैं गुड स्पिनर जरूर कहूंगा, खासतौर पे जैक लीच को, क्योंकि वो एक्सपीरियंस स्पिनर है और अच्छे स्पिनर है। पाकिस्तान का एक तो आपने जिक्र किया कि ट्रैक रिकॉर्ड सेकंड इनिंग्स में अच्छा नहीं है, बिल्कुल ये बात आया है, और अब पिछले 2-3 सालों में कई मरतबा हमारी बैटिंग लड़खड़ा गई है। और फिर उसके साथ ये है कि उनके पास फास्ट बॉलर्स नहीं है। ये पिच फास्ट बॉलर को भी सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि उनके फास्ट बॉलर रिवर्स कर रहे हैं एट पेस। स्पेशली जो बर्डन कार्स है वो काफी तेज रफ्तारी से रिवर्स कर रहे हैं। जो उनके बेन स्टोक्स रिवर्स करते हैं, तो उनका जो बॉलिंग कॉम्बिनेशन है ना वो बहुत अच्छा है। इसीलिए मुझे खदशा ये है कि अगर पहली इनिंग्स में पाकिस्तान ने लीड ना ली और सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करते हुए पाकिस्तान ने कोई खातिर खा टोटल सेट ना किया इंग्लैंड के लिए, तो हम जो है वो मुश्किल में फंस सकते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ आईसीसी की कुछ रैंकिंग है, वो भी हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। बाबर आजम, शाहिन अफरीदी की रैंकिंग में तनज़्ज़ुल की आप क्या समझ रहे हैं? फिर वजूहात तो सभी को पता है कि वो अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आईसीसी रैंकिंग पहले बहुत बेहतर थी हमारी टीम की। अब ऐसा लग रहा है कि उसमें जो हमारे खेल में कमी की निशानियां हैं वो वहां पर भी दिखाई दे रही हैं हमें। ये जो टेस्ट क्रिकेट की रैंकिंग होती है ना, वो रैंकिंग जो होती है वो आपका असल हाल बताती है। क्योंकि वनडे के T20 में क्या होता है कि आप हल्की टीमों से खेल के भी रैंकिंग बेहतर कर लेते हैं, वो जल्दी ऊपर आ जाती है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में रैंकिंग उसी के ऊपर होती है जो अच्छी क्रिकेट खेल रहा होता है। यानी टेस्ट क्रिकेट में ऐसा नहीं हो सकता कि आप बुरी क्रिकेट खेले और आपकी रैंकिंग ऊपर जो है वो ऊपर आ जाए। आप अच्छी क्रिकेट खेलेंगे तो आपकी रैंकिंग ऊपर आएगी। तो जो हमारे खिलाड़ियों की रैंकिंग इंफरादी तौर पर जो नीचे गई, और पाकिस्तान अपनी टीम भी नीचे है रैंकिंग में, वो इसी वजह से गई है कि हम पिछले 2-3 बरस से बहुत ज्यादा जो है वो हल्की क्रिकेट खेल रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं, उसमें मसाइल बहुत ज्यादा है। उसकी तफसील में तो नहीं चाहूंगा कि गलतियां क्या थी, किस तरह थी, लेकिन यह है कि पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहा। यही वजह कि हमारे पाकिस्तान की टीम और रैंकिंग दोनों पीछे। ठीक है, आपको लगता है कि जब भी रैंकिंग बेहतर होती है टीम पर भी उसका असर पड़ता है, किसी भी प्लेयर की वो रैंकिंग हो? अक्रॉस दी बॉर्डर हम देख रहे हैं विराट कोहली की जो रैंकिंग है वो काफ़ी बेहतर हुई है, उनकी क्रिकेट पर असर पड़ता है, उनके तमाम जो प्लेयर्स हैं उनकी कारकर्दगी पर भी असरात इसके होते हैं। एक प्रेशर तो डेवलप जरूर होता है बाकी प्लेयर्स पर भी कि उन्हें परफॉर्म करना है। देखिए, रैंकिंग हमेशा एक सेकेंडरी चीज होती है। यानी कि पहला जो कोशिश होती है, जो अच्छे क्रिकेट सेटअप्स होते हैं, उसमें ये होता है कि आप अपनी कारकर्दगी बेहतर बताएं। कारकर्दगी बेहतर होगी तो रैंकिंग खुद आपके ऊपर आने लगती है। यानी आपका पहला फोकस रैंकिंग नहीं होता है मैंने अपनी रैंकिंग बेहतर करनी है, बल्कि कि आपका ये फोकस होता है कि अब मैंने अपनी कारकर्दगी बेहतर करनी है। क्योंकि आप अगर रैंकिंग के पीछे जाएंगे तो आपका जो सही फोकस है वो हट जाएगा। लाजमी बात है, अच्छी रैंकिंग हर किसी को खुशी होती है कि आप पहले रैंक पे हो गए या टॉप रैंकिंग में हो गए। वो कौम के लिए भी फख्र है, खिलाड़ी के लिए भी अच्छी बात है, वो एक अच्छी फीलिंग आपके लिए लेकर आता है, तो फिर कॉन्फिडेंस तो देती है। ठीक है। और किस तरह से देख रहे हैं, कल हमने देखा कि भारतीय और पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा उनके दरमियान बातचीत भी हुई है। उम्मीद तो ये की जा रही है कि चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भी कोई बर्फ पिघलेगी, हिंदुस्तान की जो टीम है वो पाकिस्तान आएगी। क्या चांसेस आपको दिखाई दे रहे हैं, या एक बार फिर से हाइब्रिड मॉडल की तरफ ही जाना पड़ेगा बिलाखिर? देखिए, जरा ये कह रहे हैं कि दोनों फॉरेन मिनिस्टर के बीच में गुफ्तगू हुई है चैंपियंस ट्रॉफी को लेके। अब ये उन्होंने डायलॉग का आगाज कर दिया है, तो महसूस ऐसा होता है कि इनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब, ये जाकर अपनी भारतीय हुकूमत से इस पे जिक्र करेंगे, और दोनों शायद ममालिक के बीच में जो है वो इस पे गुफ्तगू का तबादला मजीद आगे बढ़े। तो अभी कुछ हतमी बात तो कहना नामुमकिन होगा, मुमकिन नहीं होगा हम हतमी बात कह दें, लेकिन अच्छी खुशाइन बात यह है कि डायलॉग का आगाज हुआ है और उम्मीद करते हैं कि ये किसी मस्बत पहलू की तरफ जाके खत्म। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से हम देख रहे हैं इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की तरफ से स्टेटमेंट सामने आई है कि भारत के बगैर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो ऑप्शन नहीं है। भारत के पाकिस्तान ना जाने की सूरत हाल में जो मुतबादिल ऑप्शन है वो ज़ेर गौर है। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की इसमें ऑप्शन, इसको किस तरह से देख रहे हैं, उनका इस तरह से कमेंट करना? देखिए, भारत का इस वक्त जो असल वसूख है पूरी दुनिया के क्रिकेट में वो बहुत ज्यादा है, चूंकि सभी जानते हैं कि वो एक अपनी पैसे की बुनियाद पे वो सबसे ज्यादा पैसा जनरेट करता है। आईसीसी को भी सबसे ज्यादा फंड भारतीय क्रिकेट बोर्ड जनरेट करके देता है, और आईसीसी में उन सबसे बड़े ओहदों पे भारत ही के बहुत से नुमाइंदे हैं, तो इस वजह से उनका कंट्रोल बहुत ज्यादा। और ऐसे जो स्टेटमेंट्स अब अक्सर आते रहते हैं, लेकिन कम से कम हम इंग्लैंड के जो क्रिकेट बोर्ड से ऐसा एस्पेक्ट इसलिए नहीं करते कि वो एक बहुत तारीफ रखता है, ये क्रिकेट की मौजूद मुल्क है और क्रिकेट की साख को इंग्लैंड जैसे मुल्क ने ही बचाना है जो कि इसके मौजूद हैं। तो उनके इस तरह के बयानात से उनकी तरफ से बस मायूसी होती है।
ठीक है। अच्छा, लास्ट कमेंट मैं आपसे बस चाहूँगा, जिस तरह से हमने देखा कि अभी कामरान गुलाम ने जिस तरह से परफॉर्म किया है, बाबर आजम ने उनकी हमायत में एक स्टोरी भी इंस्टा पर डाली है, इस तरह का जो कनेक्शन है वो खिलाड़ियों के दरमियान एक दोस्ती और हमायत का जो माहौल है ये बहुत ज़रूरी था। आप ये समझते हैं, जैसे माजी में हमने देखा कि पाकिस्तानी टीम में ग्रुपिंग जब शुरू हो गई उसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा? देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि बाबर आजम जो कि इस वक्त फॉर्म उनकी अच्छी नहीं थी और उनकी जगह कामरान गुलाम को मौका मिला, जो कि एक खेल का हिस्सा है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन अच्छी बात यह कि बाबर आजम ने बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए उनको मुबारक दी, जो कि एक बड़े मस्बत पैगाम था बाबर आजम की तरफ से। और यकीनन जो है वो कामरान गुलाम के दिल में उनकी रिस्पेक्ट और भी बढ़ गई होगी। और मेरा ख्याल है कि एक पहले जो मसाइल थे, आहिस्ता आहिस्ता इस तरह की चीजें जो है वो टीम के जो माहौल को बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे और बड़ी खुशाइन बात है। बाबर आजम का बड़ा आसान इक़दाम है। ठीक है। और कामरान गुलाम की सेंचुरी की इंपॉर्टेंस किस तरह से देख रहे हैं? हाँ, पहली टेस्ट में उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया है, अब कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्म करेंगे तो टीम में पक्की जगह भी बन सकेगी, क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉब्लम यही है कि जब तक आप परफॉर्म करते रहते हैं तब तक तो आप टीम में रहेंगे, जैसे ही परफॉर्मेंस ख़राब होती है टीम से निकाल दिया जाता है। और फिर बात यही की जाती है कि यार कंसिस्टेंसी के साथ जो मौके हैं वो प्लेयर्स को नहीं मिलते हैं, जिसकी एग्जाम्पल साजिद खान भी हैं। देखिए, इसमें होता क्या है कि अगर मैं कामरान गुलाम के लिए बात करूं तो पहली इनिंग्स थी बहुत ही कमाल के लिए कि आपने जब जो है वो डोमेस्टिक परफॉर्मर्स को मौका दिया तो उन्होंने आके बेहतर परफॉर्म किया। यानी कि आप 2 साल पहले अबरार की बात कर लें, वो रेगुलर उस वक्त खेलते हुए आ रहे थे, उन्होंने परफॉर्म किया। सऊद शकील जब आए तो उन्होंने परफॉर्म किया, कामरान गुलाम अभी आए तो परफॉर्म किया, खुरम शहजाद को अपने दिया, परफॉर्म किया। लेकिन होता क्या है कि जैसे अभी खुरम ने जो आपके कामरान गुलाम ने सेंचुरी की है ना, अब जब इंग्लैंड सेकंड इनिंग्स में बॉलिंग के लिए आएगा तो उनके ऊपर वर्किंग करके आएगा, क्योंकि पहले उन्होंने उनको उस तरह से देखा नहीं हुआ था। असल इम्तिहान कामरान गुलाम का अब से आगे होगा, क्योंकि जब उस पर वो वर्किंग करके आएंगे और उनको टारगेट करने की कोशिश करेंगे तो फिर कैसे सर्वाइव करेंगे। लेकिन ओवरऑल कामरान ने बहुत अच्छा आगाज किया और दुआ ये कि ये इसी तरह से मजीद मेहनत करे और मुस्तकिल मिजाजी लेकर आए अपने खेल। ठीक है। और किस तरह से आप देख रहे हैं सेकंड इनिंग्स में पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? अगर हम कैप्टन की बात करें, शान मसूद को, वो भी कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, जल्दी आउट हो गए। अब्दुल्ला शफीक परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। बैटिंग लाइन को स्ट्रांग करने के लिए क्या करना है? क्या स्ट्रेटेजी हो कि जो दूसरा टेस्ट है पाकिस्तानी टीम किसी तरह से जीत जाए? देखिए, उसमें यह है कि शान मसूद भी जो है वो पैचेस में रन्स करते रहे और जब भी पाकिस्तानी टीम प्रेशर में आई है पिछले 2 सालों में तो उसमें एक बार भी शान मसूद ने कोई खातिर-खा कारकर्दगी नहीं दिखाई। अब्दुल्ला शफीक भी बुरी फॉर्म का शिकार हैं। तो इसमें यह है कि उनको जो भी आपका स्टाफ है, अलमिया ये है कि हमारा कोई बैटिंग कोच नहीं और हम बैटिंग में सबसे ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। उसके बाद अब्दुल्ला शफीक को एतमाद देने की जरूरत है। जो भी उनको मसाइल आ रहे हैं उसमें उनको और बेहतर करने की जरूरत है ताकि वो एतमाद के साथ खेल लें। एक जो है वो उनके टेक्निकल फ्लॉज है, वो एक इनिंग्स के साथ इस तरह जाएंगे नहीं, क्योंकि टीमें ये बड़ी तैयारी के साथ आती हैं, प्लेयर पे काम करके आती हैं, ये आपको इतनी आसानी से जाने नहीं देती। उम्मीद है कि अब्दुल्ला अच्छा खेलेंगे सेकंड इनिंग्स में, लेकिन यह है कि इन द लॉन्गर रन आपको अपने प्लेयर्स पे काम करना पड़ेगा इनके खेल में मजीद निखार लाने के लिए। और पाकिस्तान को थोड़ा एहतियात के साथ लेकिन फिर भी मजबूत क्रिकेट खेलनी चाहिए। लेकिन ये कि ऐसा नहीं कि आंखें बंद करके आप शॉट मार के विकेट फेंक कर आ जाए। ठीक है। लेकिन अहमद, किस तरह से आप देख रहे हैं जब हम बड़ी टीमों के हवाले से बात करते हैं, वो प्रॉपर जब भी कोई सीरीज खेलने के लिए आते हैं या कोई टीम वहां पर जाती है वो प्लेयर्स के हवाले से प्रॉपर वर्किंग करते हैं? आपको लगता है हमारे यहाँ भी ये रुझान है कि हम उनके प्लेयर्स पर वर्किंग करके जाते हैं? देखिए, हमारे उस तरह अच्छे वीडियो एनालिस्ट नहीं है, या जो एनालिस्ट ये नहीं कहूंगा कि है नहीं, है जरूर, लेकिन हमारे यहाँ कम है। देखिए, होता क्या है कि जैसे इंग्लैंड है, उनकी डिफरेंट काउंटीज 18 काउंटीज खेलती हैं, कुछ 9 डिवीजन 1 में, 9 डिवीजन 2 में, तो हर काउंटी के पास अपना पूरा सेटअप है, अपनी सारी टीम होती है, अपने प्रॉपर वीडियो एनालिस्ट होते हैं। हमारे यहाँ ये जो ओहदे होते हैं वीडियो एनालिस्ट, इनमें लोगों को अकोमोडेट कर दिया जाता है, तो हमारे पास उतने अच्छे वीडियो एनालिस्ट हैं नहीं। बहुत शुक्रिया स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद नजीब सती हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। अब हम एक अहम मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं जो कि पाकिस्तान के ताजरों और मईशत पर असरअंदाज हो रहा है। हम बात कर रहे हैं ताजिर दो स्कीम की, जिसका आगाज़ मुल्क के 6 बड़े शहरों इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा और रावलपिंडी से किया गया है। ताजिर दो स्कीम का पस मंज़र पाकिस्तान में ताजिर हजरात कई दहाइयों से टैक्स अदा नहीं कर रहे हैं और ये सिलसिला हम देख रहे हैं कि नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा है। माली साल 2024 के अख्ताम पर तनख्वाहदार तबके ने 375 अरब रुपए का टैक्स अदा किया, जबकि ताजिरों ने सिर्फ 34 अरब रुपए अदा किए हैं। ये आदाद शुमार इस बात की निशानदेही करते हैं कि हमारे ताजिरों की तरफ से टैक्स की अदायगी में किस कदर कमी है, जो कि नहायत अफसोसनाक बात है।
ताजर दोस्त स्कीम का मकसद उन ताजरों को टैक्स नेट में लाना है, और अगर ताजरान दुरुस्त मानों में टैक्स अदा करते हैं तो फिर उन्हें कई फ़वाइद भी हासिल हो सकते हैं। इस स्कीम के तहत बिजली और पेट्रोल पर टैक्सेस में कमी की तवक्को की जा सकती है, जैसा कि विद होल्डिंग टैक्स है, सेल्स टैक्स भी कम हो सकते हैं, और इसका बराह रास्त फ़ायदा जो होगा वो आम आवाम को होगा, जिससे महंगाई में भी कमी आ सकती है। ये स्कीम किसी भी सूरत वापस नहीं होगी। पहले मरहले में 6 शहरों में कामयाबी के बाद इसे पूरे मुल्क में नाफिज करने का मंसूबा है। ये ताजरों के लिए एक सुनहरी मौका है कि वो मुज़ाकरात की मेज़ पर मौजूद हैं और जल्द इस स्कीम में रजिस्टर होकर अपने मुल्क के मफाद में इकदामात भी करें। ताजरों को अब अपने हिस्से का टैक्स हर सूरत देना होगा, और इस स्कीम के तहत न सिर्फ अपने कारोबार को कानूनी तौर पर महफूज करेंगे बल्कि मईशत के इस्तेहकाम में भी एक अहम किरदार अदा करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं स्टूडियोज़ में नईम मीर साहब, जो कि चीफ कोऑर्डिनेटर ताजर दोस्त स्कीम हैं। उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। नईम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ताजर दोस्त स्कीम का बुनियादी जो मकसद है वो क्या है, और ये किस तरह से पाकिस्तान की मईशत पर आपको लगता है कि अच्छे असर डाल सकता है? देखिए जी, ये तो एक अनटैक्स सेक्टर है, जो रिटेल होलसेल सेक्टर है, जो बरस से टैक्स नेट के अंदर नहीं आया, तो उसको टैक्स नेट में लाने का एक डिजिटल इनिशिएटिव है, और रियासत को इसकी अशद ज़रूरत है जी, बिकॉज़ जो महंगाई का आलम है और जो दीगर सेक्टर्स अपने हिस्से के टैक्सेस अदा कर रहे हैं, और एक सेक्टर ये रिटेल और होलसेल सेक्टर जो है वन ऑफ देम, ये अपना हिस्से का टैक्स अदा नहीं कर रहा, तो इसको टैक्स नेट में लाने, इनको टैक्स करने और इनको फाइलर बनाने का ये एक प्रोग्राम है। ठीक है। और इसकी जो है वो बस मुखालफत हो रही है इस वजह से कि जी ताजर जो है वो इस सिस्टम में नहीं मान रहे इसको। ठीक है, तो क्या कोई रिजर्वेशन ताजरों की तरफ से क्या रिजर्वेशंस हैं, या सिर्फ उन्होंने इनकार कर दिया है? नहीं, पहली बात तो ये है कि इस पर सियासत भी हो रही है। ज़ाहिर है कि ताजर जो हैं ये पूरे मुल्क के अंदर फैले होते हैं, और जहाँ जिस इलाके के अंदर ताजर बिज़नेस कर रहे होते हैं, तो वहाँ उस इलाके की जो सियासी जमातें और सियासी लोग होते हैं उनका भी उन पर असर होता है। तो ज़ाहिर है वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो जाते हैं, लेकिन ये है कि वो जितने मर्ज़ी किसी के सियासी एजेंडे पे इस्तेमाल हो जाएं, अब रियासत के पास कोई ऑप्शन नहीं है और रियासत ने इनसे टैक्स लेना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जो हम FBR से और फाइनेंस मिनिस्ट्री को समझाने में कामयाब हुए हैं, जो कि ये मुज़ाकरात करने वाले ताजर समझाने में कामयाब नहीं हुए। इनको तो मुज़ाकरात की मेज़ मिली और इनको ये प्लेटफॉर्म मिला कि ये मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठकर अफ़ाम व तफ़हीम से कोई दरमियाना रास्ता निकाल सके, ये नहीं निकाल सके, बल्कि इन्होंने FBR को ऑफेंड किया, और जिसकी बना पर FBR ने सख्त तरीन इक़दाम उठाने का फ़ैसला किया, क्योंकि ये किसी बात पर नहीं आ रहे थे, किसी चीज़ को नहीं मान रहे थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ बैठा हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे वहाँ ये ज़िम्मेदारी दी है ताजरों के मसाइल को उजागर करने के लिए FBR में, तो मैंने इस बात को बावर करा लिया FBR से कि छोटे छोटे ताजर, छोटे छोटे लोग जो हैं, इनसे FBR को टैक्स इकट्ठा नहीं होना। टैक्स इकट्ठा होना है सिर्फ उन 5% लोगों से जो कि मालदार हैं, जो कारोबार करते हैं, जो बड़े कारोबारी हैं, चाहे वो होलसेलर हैं, चाहे वो रिटेलर हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हैं, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, चाहे वो इंपोर्टर हैं, चाहे वो एक्सपोर्टर हैं। ठीक है, इनको जो है वो टारगेट किया जाए, इनको फोकस किया जाए, और एक डिजिटल इनिशिएटिव के जरिए, डिजिटाइजेशन के जरिए, AI की मदद की सपोर्ट के जरिए वो तमाम एविडेंस निकाली जाए, इनके डेटा को एनालिसिस किया जाए, और फिर इनको टैक्स किया जाए, ना कि गली गली मोहल्ले मोहल्ले हम महीना इकट्ठा करते फिरें। तो मेरा ख्याल है इस बात पर जो है वो काफ़ी हद तक मैं कन्विंस करने में FBR को कामयाब हो गया हूं। और अब जो है FBR बहुत एक विजन के साथ, चेयरमैन FBR जो राशिद लंगड़ियाल हैं, एक विजन के साथ और एक डायरेक्शन पे काम कर रहे हैं, और आप देखिएगा अगर ये विजन और डायरेक्शन बरकरार रहा तो सीधा वहीं FBR हिट करेगा जहां उसका टैक्स अवेलेबल। ठीक है, अच्छा, जिस तरह से आपको FBR में बिठाया गया बतौर चीफ कोऑर्डिनेटर, आप फिर FBR को तो समझाने में कामयाब हो गए, ताजरों को समझाने में अभी तक किस हद तक कामयाब हुए, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? देखिए, बात यह है कि ताजरों को भी वक्त गुजरने के साथ साथ ना समझ आ जाएगी। उसकी वजह यह है कि ये भी एक नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हुआ माइंडसेट है ना, कि हमें भी जब हम कारोबार करने दुकान पर बैठते हैं तो हमें ये बताया जाता है ये हमारा A खाता है और ये B खाता है, और ये इसको ऐसे चलाना है और इसको ऐसे चलाना है। तो पहली तरबियत ही हमारी ये होती है। तो अब ये चीज़ें जो है ना, ये अब ठीक होने को जा रही हैं। ताजरों को इंशाअल्लाह ताला ज़रूर समझ आ जाएगी, और अगर उन्हें नहीं समझ आई तो उन्हें रियासत समझा देगी।
ठीक है मीर साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। एक अहम खबर है जो मैं अपने नाज़रीन के साथ शेयर करनी है। मुजव्वज़ा आइनी तरमीम के खिलाफ जो दरख्वास्त है वो वापस लेने की बुनियाद पर इस वक्त खारिज कर दी गई है, जिस हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। वकील हामिद खान की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दायर जो दरख्वास्त थी उसको वापस लेने की इस्तदा की गई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच की तरफ से इसकी समाअत की गई है और अभी अदालत ने साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार समेत दीगर को भी नोटिस जारी कर दिया है। अपडेट करें आपको इस अहम खबर के हवाले से। मुजव्वज़ा आइनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त वापस लेने का ये मामला है और वापस लेने की बुनियाद पर अब इसको खारिज कर दिया गया है। इत्तलात यही मौसूल हो रही है कि वकील हामिद खान ने सुप्रीम कोर्ट में दायर जो दरख्वास्त है वो वापस लेने की इस्तदा की है और इसके मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इसकी समाअत की और जहाँ पर अदालत ने साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार समेत दीगर को नोटिस भी जारी कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुजव्वज़ा आइनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी है और डिटेल्स हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसमें जस्टिस नईम अख्तर अफगान शामिल थे, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन भी शामिल हैं और चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा इस बेंच की सरबराही कर रहे थे। और यह अहम फैसला सामने आया जहां अदालत ने साबिक सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद जुबैरी समेत दीगर दरख्वास्त गुजारों को इस वक्त नोटिस भी जारी कर दिया है। अपडेट करें आपको इस अहम खबर के हवाले से। मुजव्वज़ा आइनी तरमीम के खिलाफ इस वक्त दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी गई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच की तरफ से ये फैसला सुनाया गया है। इस बेंच में जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन भी शामिल हैं। बलूचिस्तान बार काउंसिल की जानिब से भी मुजव्वज़ा आइनी तरमीम जो हैं उनके खिलाफ भी दरख्वास्त दायर की गई थी। अपडेट करें आपको इस अहम खबर के हवाले से। हामिद खान ने सुप्रीम में दायर दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा की है, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच की जानिब से समाअत की गई। अदालत ने साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार समेत दीगर को भी नोटिस इस वक्त जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुजव्वज़ा आइनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच की तरफ से इस केस की समाअत की गई है। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट सईद बलोच हमें अपडेट करेंगे। सईद बताएगा अदालती कार्रवाई से मुताल्लिक। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मुजव्वज़ा आइनी तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्तें वापस ले ली गई हैं और अदालत ने ये दरखास्तें वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल के 6 मेंबरान और बलूचिस्तान बार काउंसिल समेत दीगर फरीकैन की जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुजव्वज़ा आइनी तरमीम को चैलेंज किया गया था, लेकिन इन पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एतराज़ात आयद किए गए थे। इन एतराज़ात के खिलाफ दरखास्त गुजारान की जानिब से चैम्बर अपीलें दायर की गई थी और चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से चैम्बर अपीलें खुली अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दिया गया था, जिसकी आज समाअत हुई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था जिसने इस केस की समाअत की, लेकिन केस की समाअत के दौरान दरखास्त गुजारों के वकील हामिद खान अदालत में पेश हुए और उनकी जानिब से अदालत में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि वो ये दरखास्तें वापस लेना चाहते हैं, जिस पर अदालत की जानिब से दरखास्तें वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी गई हैं। इसके अलावा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से आबिद जुबैरी को मुखातिब करते हुए ये कहा है कि आपकी एक और दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेरे इल्तवा है और वो दरखास्त मैंने अपने जो मुद्दत है उसके दौरान ये समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की, बल्कि चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट के बाद वो दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर होगी। अब अदालत की जानिब से ये आइनी तरामीम के खिलाफ जो दरखास्तें दायर की गई थी वो वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी हैं। जी बहुत शुक्रिया सईद बलोच, हमें अपडेट कर रहे थे। एक बार फिर से हम बात करेंगे। नईम मीर साहब हमारे स्टूडियोज में मौजूद है। नईम साहब कंटिन्यू एक तो अपनी बात को कीजिएगा, सेकेंडली मैं ये पूछना चाह रहा हूँ जिस तरह से आपने भी कहा कि एफबीआर में आप मौजूद हैं बतौर चीफ कोऑर्डिनेटर और एफबीआर को तो आपने बहुत से मामला समझा दिए हैं, ताजरों को किस तरह से समझाएंगे? उन्हें तो आपने गुस्सा दिला दिया है, आपने उनके लिए चोर के लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है जिस पर ताजिर बहुत ज़्यादा इस पर गुस्से में दिखाई दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि नईम मीर साहब हम हमसे माफ़ी मांगे। तो माफ़ी मांगने का कोई इरादा है, ये गलती से लफ्ज़ निकल गया या क्या हुआ? नहीं, मैं तो बिल्कुल हर उस इम्पोर्टर से माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ कि जनाब जो अंडर इनवाइसिंग कर रहा है और जिसके कागज़ों में कुछ और माल है और उसका पोर्ट पे माल कुछ और क्लियर हुआ, जो एग्ज़ामिनर और अप्रेजल के साथ मिली भगत से उसने नेशनल एक्सचेकर को नुकसान पहुंचाया और जो है उसने माल बनाया, जनाब मैं उससे माफ़ी मांगता हूं कि मैं उसकी नुमाइंदगी नहीं कर सकता।
मैं माफ़ी मांगता हूँ हर उस मैन्युफैक्चरर से जो अपनी सेलें जो हैं वो अपना ठीक तरह से ज़ाहिर नहीं करता, सेल्स टैक्स की अवेयन करता है और विद होल्डिंग टैक्सेस की अवेयन करता है। मैं माफ़ी मांगता हूँ कि जी मैं उसकी नुमाइंदगी नहीं कर सकता। मैं माफ़ी मांगता हूँ हर उस रिटेलर होलसेलर से जिनके गोदाम स्मगल गुड से भरे पड़े हैं, जो कैरी का कारोबार कर रहे हैं, जो इस मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, 2 नंबरी कर रहे हैं। मैं बिल्कुल उनसे माफ़ी चाहता हूं कि मैं उनका नुमाइंदा नहीं हूं, ना मैं ये नुमाइंदगी कर सकता हूं। वो ये नुमाइंदगी किसी और से करवा लें जाके। जो फेक इनवाइसेस का कारोबार कर रहे हैं, जो फ्लाइंग इनवाइसेस का कारोबार कर रहे हैं, मैं उनसे जनाब बहुत माजरत चाहता हूँ। मैंने ये काम नहीं करना, ना मुझे इसकी कोई ज़रूरत है। और मैं हर उस बंदे से भी माफ़ी चाहता हूँ कि जब का मैं FBR में बैठा हूँ और आके मुझे कारोबार करने की प्रपोजल्स दे रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि जी आए हमारे साथ मिलके कारोबार करें, तो सॉरी। मैं शहबाज शरीफ की इज़्ज़त और उसकी सियासत का जो एक एहतराम है, मैं उसको लेकर वहाँ बैठा हूँ और मैं कोई ऐसा काम करने नहीं जा रहा जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, जिससे शहबाज शरीफ का एतमाद उसको ठेस पहुँचे या मेरा ज़मीर मुतमईन ना हो। तो सॉरी जनाब, मैं इन तमाम चीज़ों की माफ़ी चाहता हूँ। पाकिस्तान ने अगर चलना है तो हमें अपनी डायरेक्शन को दुरुस्त करना पड़ेगा। गलतियाँ हैं, कोताहियाँ हैं तो ठीक है, उस पर तो हम कोई ना कोई रास्ता निकाल सकते हैं। कहीं सहूलत दिलानी है तो हम FBR में बैठ के बात कर सकते हैं। टैक्स ज़्यादा है तो उसे कम करवाने के लिए कोई आपकी प्रपोजल है तो वो पेश की जा सकती है। ये तो वो तमाम चीज़ें हैं जो मेरे बैठने का वहाँ पर मकसद है। अगर दीगर कोई मकासद किसी के ज़हन में है तो मैं जनाब उनसे माफ़ी चाहता हूँ। आपकी बड़ी मेहरबानी, मुझसे ये हरगिज़ तवक्को ना रखिएगा कि मैं ये काम करूंगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ अगर हम ताजरों की बात करते हैं, उनके भी रिजर्वेशंस है, यकीनी तौर पर आपकी मुलाकातें होंगी, FBR के ऑफिशियल्स जो हैं उन्होंने भी मुलाकात की होगी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई डायलॉग होंगे। ताजरों का जो एक शिकवा है वो हमेशा से ये रहा है कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो इतने ज़्यादा लग जाते हैं कि जो डायरेक्ट टैक्सेस वो देना भी चाहते हैं या FBR उनसे मांगता है, फिर उनमें वो सकत नहीं है देने की। देखें, इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते क्यों हैं? सिर्फ ताजरों पर नहीं लगते, हर खासों आम पे लग रहे हैं। बिल्कुल। और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है बढ़ते जा रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि जिन लोगों ने डायरेक्ट टैक्सेस देने हैं वो नहीं देते। अब देखें, 5% लोग हैं, मैंने आपको पहले कहा कि जो वाकईतन टैक्स नेट के अंदर जो है वो आ सकते हैं अगर हमारी इकॉनमी ग्रो कर जाए, अगर हमारी इकॉनमी बड़ी हो जाए और ये 5% लोग जो हैं 10, 20, 30, 40% हो जाएं जिनसे टैक्स लिया जाए, तो लामवाला क्या होगा कि टैक्सेस का बोझ जो है वो डिवाइड हो जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा, जो इन 5% लोगों पर टैक्सेस आयद हैं ये तो अपने पूरे दें ना। जब ये पूरे टैक्सेस नहीं देंगे और ये मिली भगत करेंगे और चोरी करेंगे, फिर कहते हैं जी चोर कहते हैं हमें, चोरी करेंगे टैक्स की, तो फिर उसका खुमियाजा कौन भुगतेगा? मैं, आप और ये भी, हम सब, ये भी तो अवाम है ना, ताजर भी, तो ये खुमियाजा भुगतेंगे महंगाई की सूरत में। ये खुमियाजा भुगतेंगे कि ना इनको हुकूमत हेल्थ सर्विसेज दे सकती है, ना इनको हुकूमत जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा दे सकती है, ना हुकूमत जो है इनको अच्छी गवर्नेंस दे सकती है, ना इनको तालीम दे सकती है। कोई चीज हुकूमत, कोई सहूलत इनको दे नहीं सकती क्योंकि हुकूमत के पास पैसे नहीं है। लास्टली एक पैगाम मैं चाहूंगा आप जरूर दें कि ताजिर इस स्कीम से भरपूर फायदा किस तरह से उठा सकते हैं, कितनी मोहलत दी गई है, कब तक उनके पास टाइम है? देखिए, फायदा नुकसान वाला मसला नहीं है। मेरा हल्फ है बहैसियत ताजर नुमाइंदा कि मैं अपने ज़ाती मफाद को कुर्बान करूंगा रियासत के मफाद पर। आज मेरी रियासत मुश्किल में है, तो जब रियासत मेरी मुश्किल में है तो मुझे ये सोचना है कि जो टैक्सेस मुझ पर वाजिबुल अदा है मैंने उन्हें अदा करना है। और ये नहीं हो सकता कि एक सेक्टर जो है, अगर तनख्वाहदार तबका है या कोई और है, उससे तो टैक्स लिए जा रहे हैं सारे, और एक सेक्टर को जो है वो एग्जेम्पशन मिल जाए, उसको छोड़ दिया जाए। ये अब नहीं हो सकता। तो मेहरबानी फरमाएं, जो गलतियां कोताहियां हो गई हैं आपसे, अल्लाह ताला माफ़ करे, हम माफ़ करें, सब एक दूसरे को माफ़ करें, आगे बढ़ें और आगे बढ़कर अपने आप को जिम्मेदार बनाएं। आप जिम्मेदार बनेंगे तो पाकिस्तान की रियासत जो है ये आगे बढ़ सकती है, वरना नहीं बढ़ सकती। बिल्कुल, पाकिस्तान तभी आगे बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया चीफ कोऑर्डिनेटर ताजिर दो स्कीम नईम मीर साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने लाहौर में निजी कॉलेज की तालबा से मुबैना ज़्यादती के मामले पर तहरीक इंसाफ को मुलव्वस करार देते हुए कहा कि यह बच्ची ज़्यादती का शिकार नहीं बल्कि एक घटिया साजिश का निशाना बनी है। उन्होंने कहा कि बार बार की एहतजाज की नाकामी के बाद इंतहाई ख़तरनाक मनसूबा बनाया गया जिसकी जड़ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है। वज़ीर आला ने गुज़श्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि सोशल मीडिया पर झूठ की फैक्ट्रियाँ बंद होनी चाहिए और इस वाक़े में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया।
उन्होंने बताया कि मुतल्लिका तालिबा जो कि 2 अक्टूबर से अस्पताल में दाखिल हैं, उनकी हालत के बारे में झूठी कहानियां फैलाई गई हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इस वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी और जो भी इस साजिश में मुलव्विस है उसको कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। मरीम नवाज़ ने इस मौके पर मुतासरा बच्ची की वालिदा की हालत का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी 5 बेटियाँ हैं और उनको इस सूरत हाल से निकालना यह हमारी जिम्मेदारी है। लाहौर और दीगर शहरों में भी तालबा से मुबैना ज़्यादती के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला अभी भी जारी है, जहाँ तलबा ने पुरतशद्दुद मुजाहरे किए और इमलाक को नुकसान पहुँचाया। मरीम नवाज़ ने इस पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब ने वाज़ेह किया कि इनकी हुकूमत ख़वातीन और बच्चों के हुकूक़ की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी और किसी भी नौइयत की नाइंसाफ़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वह हुकूमत पर एतमाद करें और अमन व अमान के क़याम में मदद करें। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि लाहौर के निजी कॉलेज की इंतज़ामिया का यह कहना है कि तालिबा से ज़्यादती का कोई वाक़या वजूद ही नहीं रखता। ये सरासर एक प्रोपेगेंडा है, एक मीडिया स्टंट है जो कि किया गया है। सोशल मीडिया पर इसको वायरल किया गया। वीडियोस में मौजूद जो 98% तालिबात हैं वो कॉलेज के मुतल्लिका कैंपस से ताल्लुक़ ही नहीं रखती हैं। लाहौर के निजी कॉलेज में मुबैना तालिबा से मुबैना ज़्यादती के वाक़े के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कॉलेज इंतज़ामिया ने कहा कि इस वाक़े का 12 अक्टूबर को उन्हें इल्म हुआ। जब तहकीकात शुरू की गई तो सोशल मीडिया देखकर पुलिस हमसे खुद राब्ते में आई। उन्होंने कहा कि वाक़े के हवाले से सोशल मीडिया पर बहुत सारे नाम चल रहे थे। हमने बच्चियों के घरों में राब्ते किए, कुछ भी ऐसा नहीं मिला। अगर किसी ने ऐसा कुछ देखा है तो हमें उस बच्ची के मुतल्लिक बताया जाए। कॉलेज इंतज़ामिया का यह कहना था कि हम पूरे पाकिस्तान के तलबा को ये सिखाना चाहते हैं कि वो किसी बेबुनियाद बातों के पीछे लगकर अपने इदारों को तबाह ना करें, अपनी रियासत के खिलाफ ना जाएं। अफसोस के साथ चीज़ों की अंधाधुंध तकलीद की गई है। सोचे समझे बगैर और हकाइक को जाने बगैर ट्रेंड चल पड़ा और सब ही उसको फॉलो करने लगे हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। सीनियर रहनुमा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी फयाजुल हसन चौहान साहब ने हमें ज्वाइन किया। चौहान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये तमाम तर मामला हमने देखा कि सोशल मीडिया पर जिस तरह से गर्दिश इस वक्त कर रहा है, जगह जगह इस वक्त मुजाहरे किए जा रहे हैं, तोड़ फोड़ की जा रही है, जो निजी कॉलेज है और उसकी इमारतों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? लाहौर कॉलेज का मुबैना रेप केस का जो ड्रॉप सीन है वो पीटीआई के ऑफिशियल एक्स अकाउंट्स और पे रोल पर व्लॉगर्स और यूट्यूबर्स के जरिए फैलाया गया, ये वाकया वजूद ही नहीं रखता। आपके ख्याल में ये प्रोपेगेंडा क्यों किया जा रहा है? आपके बकौल हमने ये चीज़ें काफ़ी ये सुनी हैं कि ये सारा जो प्रोपेगेंडा है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से किया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पर यह पंजाब कॉलेज का रेप केस इसका नाम नहीं है, इसका नाम है पाकिस्तान की रियासत का जनाब रेप केस। बुनियादी तौर पर यह पंजाब कॉलेज की जनाब बच्ची के जनाब एक मुबैना रेप केस के तौर पे इसको ना आप तस्करा करें। इसका तस्करा पाकिस्तान की एथिक्स, पाकिस्तान की वैल्यूज, पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान की इक़्तिदार के साथ गैंग रेप है। और ये पिछले पौने 3 साल से मुसलसल एक पार्टी, एक ग्रोह, एक पॉलिटिकल जमात उसने वतीरा बनाया हुआ है कि पाकिस्तान को हर हाल में एक नाकाम रियासत, एक नाकाम मुल्क, एक नाकाम वतन, एक नाकाम माशरा, एक नाकाम टेरिटरी क्रिएट करना है हर हाल में। और उसके पीछे उनका जो कायद है बानी तहरीक इंसाफ, जो अडयाला जेल में कैदी नंबर 804 के नाम से जाना जाता है, उसकी एक सिर्फ प्लानिंग है कि मैं अपनी जाती और अपनी बीवी की जितनी करप्शन है, इखलाकी, मुआशी, इंतजामी, हुकूमती, मैं उससे बच निकलूं। और उस बच निकलने का उसको सिर्फ एक ही जरिया और एक ही तरीका नजर आता है कि पाकिस्तान के अंदर इतनी तबाही और बर्बादी हो, पाकिस्तान के अंदर इतना फसाद बर्पा हो, पाकिस्तान की आवाम सड़कों पे निकल के इतनी मारा मारी, तोड़ फोड़, छीना छपटी, ताइफल मलूकी क्रिएट करे कि पाकिस्तान के अंदर कानून नाम की कोई चीज ना रहे और फिर मैं खुद ब खुद जनाब अडयाला जेल से बाहर आ जाऊं। ये सारे की सारी बुनियादी सोच ये है, जिस सोच को मद्देनजर रख के पिछले पौने 3 सालों में 20 केसेस हैं। हर महीने में कम से कम 2 केसेस मिलेंगे जिसको पीटीआई की सोशल मीडिया टीम, पीटीआई की क़यादत और पीटीआई की शोहरत और बानी तहरीक इंसाफ की इस वक्त नाम नेहाद जो शोहरत है उसको डॉलर्स में कैश करवाने के लालची, घटिया, गलीज और गंदे यूट्यूबर और व्लॉगर जिनके मकरू चेहरे पूरी पाकिस्तानी आवाम और कौम के सामने बेनकाब हो चुके हैं, लेकिन उनकी डॉलर्स की हिर्स और हिबस खत्म नहीं हो रही। और उनके देखा देखी हर रोज नए जनाब यूट्यूबर और व्लॉगर पैदा हो रहे हैं। उनके देखा देखी कि वो साइकिल चलाते हुए, मोटरसाइकिल चलाते हुए आज करोड़पति, अरबपति हो चुके हैं। तो हम भी झूठ की सियासत करके
फेक कारोबार की सियासत करके, झूठी खबर की सियासत करके, दूसरे की माँ बहन बेटी और रियासत की इज्जत का जनाजा निकालकर हम भी अरबपति हो जाएंगे। लोग फिर इस किस्म की जनाब फेक खबरें चलाते हैं। ये पंजाब कॉलेज का वाकया बुनियादी तौर पर इसकी असल मैनिफेस्टेशन ये है। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से मरीम नवाज ने भी ये कहा, अभी वही कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर फिर जो झूठ की फैक्ट्रियां हैं उनको बंद होना चाहिए। फिर जो फायरवॉल का तजर्बा किया गया, चौहान साहब आप क्या समझते हैं, फिर वो नाकाम हो गया या उस पर मजीद काम करने की जरूरत है? क्योंकि इस तरह से तो जो झूठ है उसको पकड़ना तो इस वक्त तक तो नामुमकिन नजर आ रहा है, और उसके नतीजे में कर फिर ये दिया जाता है कि जो इंटरनेट है उसको किसी ना किसी तरीके से स्लो कर दिया जाता है, जिससे फिर हमारी मैशत भी खराब हो रही है। तो जो नुकसान हो रहा है इन तमाम लोगों की वजह से वो बाकी लोगों को भी फेस करना पड़ रहा है। रियासत अब इनसे किस तरह से निपटे? जनाबे वाला, ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के ऊपर कंप्यूटर के फायरवॉल की टेक्नोलॉजी रखने से ये मामला हल नहीं होगा। ये पाकिस्तान की अदालतों और जुडिशरी के ऊपर फायरवॉल लगाना पड़ेगा। वो जो फायरवॉल लगेगा तब जाके पाकिस्तान इस नहूसत से और इस अजाब से छुटकारा हासिल कर सकेगा। पाकिस्तान की अदलिया जिम्मेदार है, मैं ओपनली कह रहा हूं। पाकिस्तान की मौजूदा तबाही और बर्बादी, ये जो फेक न्यूज और ये डिसइंफॉर्मेशन और ये दूसरों की माओ बहनों बेटियों इज्जत की उछालना, रियासत की इज्जत उछालना, रियासती इदारों की इज्जत उछालना, फौज की, खुफिया एजेंसीज की, पाकिस्तान के रियासती इदारों की, मुखालफीन की, इसकी होली सोली जिम्मेदार मैं समझता हूं अगर कोई है तो पाकिस्तान का जुडिशियल सिस्टम और पाकिस्तान की अदलिया है, जो इनको भर भर के जमानतें देती है। मैं हैरान हूं कि आज तक आप मुझे अपने दिल पे हाथ रख के, और जो जो लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं वो बताएं कि पाकिस्तान में आज तक किसी एक बंदे को सजा हुई हो इस फेक न्यूज, इस झूठे प्रोपेगेंडे, मुल्क के खिलाफ, अदालत के खिलाफ, रियासत के खिलाफ, हत्ता के अदलिया के खिलाफ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को उसकी इज्जत को तार तार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के बाहर 4 या 5 कतूरे हर वक्त बैठे होते हैं उसकी इज्जत का जनाजा निकालने के लिए, और डेली बेसिस पे इज्जत का जनाजा निकालते हैं। लेकिन किसी जज को शर्म नहीं आती कि यार अपने चीफ जस्टिस की इज्जत के लिए वो खुद सो मोटो एक्शन की तरफ अपनी अदलिया को, जो नए कवानीन है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के, तीनों सीनियर तरीन जजेस को मजबूर करें कि भाई आप टेकअप करो, आप नोटिस लो और इन सारे कतूरों को बुलाओ, इनसे पूछो कि उल्लू के पट्टो तुम रोजाना बैठ के घंटों चीफ जस्टिस की इज्जत का जनाजा निकालते हो, किस बिहाफ पे? कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन चौहान साहब फिर आप इसमें वजह क्या समझते हैं? इसमें वजह तो अदलिया की तकसीम है। अदलिया भी यही कहा जाता है पॉलिटिसाइज हो चुकी है। कोई किसी ग्रुप को सपोर्ट करता हुआ जज दिखाई दे रहा है, कोई किसी ग्रुप को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। बरतानिया में भी इससे मिलता जुलता वाकया हुआ। वहां पर जिस तरह के हमने दंगे देखे और किस तरह से लोगों को गिरफ्तार किया गया, किस तरह से फैसले किए गए, किस तरह से लोगों को उन मुकदमात में सजा सुनाई गई। जनाबे वाला, बरतानिया जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, यहाँ पे रूल ऑफ लॉ पूरी दुनिया के अंदर टॉप क्लास का है, उन्होंने अगस्त के महीने के जो अपना क्राइसिस हुआ, दंगा फसाद, 1 हफ्ते के अंदर सारा कुछ कंट्रोल किया। उनकी प्रोसिक्यूशन, उनकी अदलिया, उनकी इंतजामिया, उनकी पुलिस, उनकी हुकूमत ने कुत्ते जनाब उन फसादियों को के ऊपर छोड़े। कुत्ते उनके बेडरूम के अंदर घुसे, दरवाजे तोड़ के घर के खिड़कियां, और कुत्ते उनको जनाब नंगा करके बाहर निकालकर वो अदालतों के अंदर लाके, और अदालतों में सिर्फ सीसीटीवी कैमरा फुटेज की बुनियाद पे आधे घंटे के अंदर जजेस ने फैसले दिए, और 2 साल से लेके 12-12, 18-18 साल की कैद हुई। यहां पर तो वो माँ के लाडले और बाप के बिगड़े वो वीलॉगर और यूट्यूबर जो लाखों की तादाद में व्यूअरशिप लेकर डॉलर्स कमाते हैं, वो बैठ जाते हैं जनाब अपना कैमरा खोल के। अगर किसी को पकड़ने के लिए पुलिस गई और दरवाजा खटखटाया या किसी के बाप को जनाब पूछा या उसके घर के अंदर जनाब घुसे, तो जनाब आहो पुकार शुरू हो जाती है। ओह, मुल्क तबाह हो गया, इंसानी हकूक तबाह हो गए, एथिक्स तबाह हो गई, वैल्यूज तबाह हो गई, फलाह हो गया। यहाँ तो ये दादी बेड़ा है। यहाँ तो भाईजान आपकी जनाब फौरन अदलिया, यहाँ पर ह्यूमन राइट्स सामने आ जाते हैं। सर, आपकी हाई कोर्ट्स, आपकी सुप्रीम कोर्ट्स के अंदर जजेस के पेट के अंदर मरोड़ उठना शुरू हो जाता है कि ये रूल ऑफ लॉ की खिलाफवर्जी है। वो रूल ऑफ लॉ की खिलाफवर्जी नहीं कि पूरी रियासत का बेड़ा कर दिया। रियासत उसको पकड़ने के लिए जाती है तो वो रूल ऑफ लॉ की जनाब खिलाफवर्जी होती है। सर, बरतानिया ने हमें सबक सिखाया। आज बरतानिया बिल्कुल पीसफुल है, बिल्कुल पीसफुल। हम पौने 3 साल से जनाब नकदे कोके के ऊपर नाच रहे हैं। हमारा जज नाच रहा है, हमारा सहाफी नाच रहा है, हमारा सियासतदान नाच रहा है,
हमारा ब्यूरोक्रेट नाच रहा है, हमारे इदारों के एहलकार नाच रहे हैं, हमारा जनरल फैज हमीद नेटवर्क नाच रहा है, हमारे जनाब मीडिया हाउसेस के जनाब मालिक नाच रहे हैं, हमारी सारे के सारे नकद कोका और डॉलर्स की बरसात में नहा रहे हैं। मुल्क का लेकिन चौहान साहब, फिर जो मुश्किलात हैं वो तो फिर हुकूमत के लिए हैं। इन तमाम लोगों को अगर हुकूमत नहीं रोकती है तो फिर 9 मई जैसा कोई इंसिडेंट हो जाता है, फिर ये कहा जाता है कि लोगों को रोका क्यों नहीं गया, फोर्सेस ने इस्तेमाल क्यों नहीं किया, इनसे सख्ती से निपटा क्यों नहीं गया। जब रोकते हैं तब ह्यूमन राइट्स वाले आगे आ जाते हैं। सर ये टोटल का आवे का आवा बिगड़ा है, लेकिन दुआ करें ये 26वीं आईनी तरमीम में फायरवॉल लगने लगी है जुडिशरी के हवाले से। वो फायरवॉल लगेगी ना, फिर उसके बाद आप देखिएगा कोकला छपाकी जुमेरात आई है, जेड़ा आगे पीछे देखते उसकी शामत आई है। उसके बाद फिर अदलिया के अंदर मौजूद नकद कोका पे नाचने वाले, डिस्को डांस करने वाले, बैले डांस करने वाले, लुंगी करने वाले, उन तमाम अफराद को निशाने इबरत बनाया जाए। उसके देखा देखी फिर ये जितने लोग हैं जो अपने डॉलर्स कमाने के लिए और फिर कुछ बाहर की खुफिया एजेंसीज के हाथों में खेलकर इंटेंशनली और नॉन इंटेंशनली पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, उन सारों को निशाने इबरत बनाया जाएगा। तब जाके ये पाकिस्तान इस डिसइंफॉर्मेशन और फेक न्यूज की इस जहन्नुम से और उस दोज़ख से वो निकलने की तरफ आगे बढ़ेगा। ठीक है। अच्छा, ये निजी कॉलेज का जो स्पेसिफिकली ये वाकया हुआ है, जिसको बहुत ज़्यादा आपने देखा कि हाईलाइट कर दिया गया, उस पर जिस तरह से रद्द-ए-अमल सामने आया, उसके बाद आप क्या समझते हैं जो सियासी जमातें हैं उनका जो रवैया है वो इस वक्त, बल्कि खासतौर पर वो जमातें जो इस मामले पर हमें खामोश दिखाई दे रही हैं, उस पर क्या तबसरा आप करेंगे? सियासी जमातों को इन तमाम मामलों पर खामोश तो नहीं रहना चाहिए? यार एक सियासी जमात है जिसने इसको हाइप क्रिएट की, और मैं आज ऑब्जेक्शन क्रिएट करूंगा आपके इस शो के जरिए से मरियम नवाज साहिबा से, कि जिस खातून ने, शबनम गुल ने, जो प्रोफेसर थी, जो हरासमेंट कमेटी की हेड थी, जिसने पूरे के पूरे इस क्राइसिस को हवा दी, तीली लगाई, पेट्रोल दिया, मिट्टी का तेल लगा के उसको जनाब एग्जेजरेट किया अपने जनाब वेस्टर्न इंटरेस्ट की वजह से और पीटीआई के साथ मामलात की वजह से, उसको अपने साथ क्यों बिठाया गया? उसको जनाब महात्मा बना के अपने साथ बिठाया, उसको गिरफ्तार करो उस गलीज फैसल जट के तरह। और वो 14 साल की बच्ची सहर बानो नामी एक है जिसने जनाब बानी तहरीक इंसाफ से जनाब ज़मान पार्क पे मुलाकात कर ली थी, अब वो टिक के बैठ नहीं रही। मैं कहता हूं उसके माँ बाप को गिरफ्तार करो। इस तरह के बीसीओ और इनकी तमाम पीटीआई के ऑफिशियल्स, जितने इनके एक्स अकाउंट और इंस्टा अकाउंट और फेसबुक अकाउंट है, वहां से जनाब सारी की सारी पाबड़ और हवा और जनाब ये सारी का सारा हवा बनाया गया। आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें, एफआईए कार्रवाई करें। एफआईए क्या कर रही है? किसको सजा हुई मुझे बताए ना। जब रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो मुल्क इसी तरह तबाह होते हैं। जब रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो सोसाइटीज और माशरे इसी तरह डिस्ट्रॉय होते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ये इम्तिहान है। पहली बात तो यह मरियम नवाज साहिबा को, उस औरत को अपने साथ ही बिठाना चाहिए था। ठीक है, उसको गिरफ्तार करके हथकड़ियां लगा के पूरी कौम के सामने पेश करते, और अभी भी उसको गिरफ्तार करना चाहिए। और फिर जितने लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, जिनकी बाकायदा सोशल मीडिया के ऊपर क्लिप्स मौजूद है, उसमें जितने नामी गिरामी नाम नेहाद गलीजुल नस्ल व्लॉगर्स हैं, उनको भी गिरफ्तार करो इसके ऊपर, जिन्होंने बच्ची को असमत दरी भी करवाई, उसको मरवा भी दिया, उसको दफना भी दिया। जिसका व्लॉग मौजूद है, और उसके ऊपर फिर जजेस को भी हायर जुडिशरी के जरिए से मैसेज दिया जाए कि जो जज इनकी जमानत लेगा उसको भी कानून के तकाजे पूरे करके निशाने इबरत बनाया जाए, तब जाके ये मामला सुधरेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर रहनुमा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी फयाजुल हसन चौहान हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। अब हम एक इंतहाई अहम और हसास मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं जो कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनता जा रहा है। मालूमात का ये दौर जहां हर कोई अपने ख्यालात का इजहार सोशल मीडिया के ज़रिए कर रहा है, वहां हकीकत और झूठ के दरमियान फ़र्क कायम रखना एक चैलेंज बन चुका है। फेक न्यूज़ या जाली मालूमात एक ऐसा मसला है जो कि सिर्फ फ़र्द वाहिद या किसी एक मुल्क तक महदूद नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया में फैल रहा है। ये ना सिर्फ सच्चाई को मस्क करता है बल्कि अवामी राय और सियासी हालात पर भी गहरे असरात मुरतब करता है। आज के दौर में जहां टेक्नोलॉजी ने हमें मालूमात तक फौरी रसाई फराहम की है, वहीं इसने झूठ और प्रोपेगेंडे के लिए भी एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली फेक न्यूज़ कभी कभी इतनी संजीदा होती हैं कि अवामी एहतजाजात, सियासी बहरान, यहाँ तक कि हाइब्रिड जंगों का सबब भी बन सकती हैं।
हमारे माशरे में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद फेक न्यूज़ का शिकार हो रहे हैं, जिसके नतीजे में एक गैर महफूज और खौफजदा माहौल पैदा हो रहा है। आज हम इस अहम मौजू पर बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं समाजी तज़कियाकार डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। हम जानना ही चाहते हैं कि फेक न्यूज़ किस तरह से फैलती है, क्या इसका एक मैकेनिज़्म होता है, बुनियादी वजूहात क्या हैं इसकी और इसके ख़तरात क्या हैं? देखिए, भी आपने हाइब्रिड वारफेयर का जिक्र किया, तो एक्चुअली हम इस वक्त हालत जंग में हैं और हालत जंग में दुश्मन ने कुछ अरसा पहले ये फैसला किया कि मैदान जंग बदल दिया जाए। ज़मीन पे जंग लड़के देख ली, पानियों में जंग लड़के देख ली, हवाओं में जंग लड़के देख ली, सैटेलाइट वार भी करके देख ली। उन्होंने देखा कि इन्हें मुकम्मल तौर पर ताकत ताराज नहीं किया जा सकता। अब दुश्मन ने सोचा कि मैदान जंग बदला जाए और फैसला किया गया कि अब नौजवान नस्ल के और औरतों के कल्बो ज़हन मैदान जंग होंगे। उसके लिए हाइब्रिड वारफेयर का भी एक अगला वर्जन निकाला गया, जिससे वो खुद कहते हैं डर्टी वारफेयर, या अगर पोलाइट टर्म यूज करें तो साइकोलॉजिकल वारफेयर, पर एक्चुअली ये टर्म है डर्टी वारफेयर, कि लोगों के जहनों को इतना आलूदा कर दिया जाए कि वो उनके रोल मॉडल्स, उनके रियासती इदारे, रियासती तहफ़्फ़ुज़ के इदारे, उनके लीडर्स, उनके मजहबी कायदीन, सबको इतना मुतनाज़ा बना दिया जाए। हत्ता कि आपके जो महरमात रिश्ते हैं, चाचा मामा ताया अब्बा, इन लोगों को भी इतना मुतनाज़ा और मशकूक बना दिया जाए कि आपकी फैमिली टोटल टूट फूट का शिकार हो जाए। अब जब आपका मुआशरा इंतशार की इस सतह पर पहुँच जाएगा तो दुश्मन को हमला करने की क्या ज़रूरत पड़ेगी? बिल्कुल ऐसी। तो इस सारी फ़िलासफ़ी के मुताबिक ये जंग लड़ी जाती है। और इसका आगाज़ कहाँ से हुआ, ये तो बहुत पुराना चल रहा होगा, लेकिन जदीद दौर में अगर देखें तो हिटलर का वजीर झूठ था, वो उसे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कहता था, मैं उसे वजीर झूठ कहता हूँ, तो वो वजीर झूठ का नाम था गोइबल्स। आपने मीडिया में की थ्योरी पढ़ी होगी गोइबल्स की। तो उसका फलसफा ये था कि झूठ इतना बड़ा और इतने तवातर से बोला जाए कि लोग हैरानी के आलम में यकीन कर लें कि इतनी बड़ी की बात झूठी नहीं कर सकती, इतनी बड़ी बात ये झूठ कैसे हो सकती है। तो वो गोइबल का फलसफा आपको अपने सोशल मीडिया में भी नजर आता होगा, और किसी किसी जगह पर जो दूसरा इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट पेड मीडिया है जहाँ पे पैसे दे के चीज़ें चल सकती हैं, वहाँ पे भी आपको नजर आता होगा कि गोइबल्स का फलसफा पूरी ताकत के साथ वहाँ पर अप्लाई हो रहा है। ठीक है। अच्छा, फेक न्यूज़ के फैलने की बुनियादी वजूहात फिर आप समझते हैं फिर यही है कि हमारे माशरे को तबाह करने की कोशिश की जा रही है, और उसमें फिर जो हमारे अपने लोग हैं वो इंटेंशनली या अनइंटेंशनली इसका पार्ट बन रहे हैं, और उसकी वजूहात सिर्फ यही है कि बाहर से हमें डॉलर्स आएंगे। अच्छा, इस जंग में जिन लोगों को इस्तेमाल किया जाता है आमतौर पर हम इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं जी, और आम दूसरे लोग जो हैं पुराने ज़माने के वो उन्हें दानिश्वर कहते हैं। अच्छा, वो दानिश्वर को मैं दहशतगर्द के वजन पर दानिशगर्द कहा करता हूँ कि हमारे यहाँ ऐसे दानिशगर्द हैं जो अपनी प्रोफाइलिंग की वजह से, अपनी स्क्रीन वैल्यू की वजह से, या जिस इदारे में वो काम करते हैं उस इदारे की साख को इस्तेमाल करते हुए लोगों के जहनों पर असरअंदाज हो सकते हैं। मीडिया के कई ऐसे चैनल्स हैं जो रिपोर्टिंग नहीं करते, एंगलिंग करते हैं, एक ख़ास तरह से खबर को ख़ास अंदाज में पहुँचाते हैं ताकि ख़ास नतीजा लिया जा सके। तो ये सारा के सारा अगर एल्गोरिथम देखें आप सोशल मीडिया का, देखें ये दुश्मन की बिछाई हुई बिसात है, इसके असूल और ज़वाबत उसके हैं। आप सब तजुर्बा कर लें, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इनका एल्गोरिदम पाकिस्तान में ख़ास तौर पे इंतशार को, सुबाइयत को, लिसानियत को, फ़िरकावारीत को प्रमोट करता है। अगर आप यकजहती की बात करें, इत्तेहाद की बात करें, एक कौम होने की बात करें, एक अम्ब्रेला के नीचे काम करने की बात करें, आपकी वीडियो के व्यूज़ चंद 100 भी नहीं होंगे। लेकिन अगर आप किसी के ऊपर कीचड़ उछालें, इंतशार की बात करें, सूबों को आपस में लड़ाने की बात करें, लिसानियत की बात करें, अभी जो वाक़या हुआ इसे आप देख लें, इसके ऊपर आप देखें कि वो एल्गोरिथम किस तरीके से क्विक रिस्पॉन्स करता है, जैसे उसके पीछे कोई जिन्नाती ताकत है। तो वजह यही है कि दुश्मन की बिछाई हुई बिसात, और यही वजूहात हैं, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूं डॉक्टर साहब, के यही वजूहात हैं कि जो लोग अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, जो फ़लस्तीन की बात करते हैं, जो कश्मीर की बात करते हैं, जो ऐसे मौजूआत पर बात करते हैं जो कि यकीनी तौर पर जिससे बात होनी चाहिए, मेरे चैनल्स बंद हैं, उनको बैन कर दिया जाता है। मेरे चैनल सारे बंद हैं 7 अक्टूबर से, इसीलिए यही हो रहा है कि मैंने गज़ा पे बात बुलंद की, कश्मीर की बात बुलंद की। तो जब आप ऐसी बात करते हैं जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के मफादात के खिलाफ हो, तो डेफिनेटली वो उन्हें कबूल नहीं करते। यहाँ पर सेट कर दिया गया है। यस, और अब हम क्या कर रहे हैं, हम उनकी बिसाई हुई बिसात के ऊपर अपनी जंग लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बिसात उनकी है, उसके असूल और ज़वाबत उनके हैं, अब उसमें बच बचा कर जितने आप कदम आगे बढ़ा सकते हैं बढ़ा लेते हैं, और समझते हैं कि मैंने बड़ा काम किया, मगर एक्चुअली डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप किसी ना किसी तरह से उनके एजेंडे को प्रमोट कर रहे हो। तो डॉक्टर साहब इस तरह तो फिर इस सेगमेंट के व्यूज भी नहीं आएंगे, क्योंकि हम भी दुरुस्त बात कर रहे हैं। जो दुरुस्त बात करेंगे, देखिए हक बात करने वाले हमेशा कम होते हैं और उनकी बात को लोग कबूल ही नहीं करते। वो कहेंगे इतनी बड़ी हाइप क्रिएट हुई है, लोग कह रहे हैं कि ये खबर ठीक है, ये खबर ठीक है, ये खबर ठीक है। अब ये दो आदमी यहाँ पे बैठ के कह रहे हैं कि नहीं इसकी तस्दीक होनी चाहिए थी, ये न्यूज़ फेक है, जनरेट कहाँ से हुई, सोर्सेज कहाँ पे थे। अब हम ये बात कर रहे हैं तो कल को कहेंगे इन्होंने पैसे ले लिए थे। बिल्कुल ऐसी ये एक पेड प्रोग्राम था, ये भी तो इसके ऊपर आएगा। लोगों का जहन ऐसे बना दिया गया है कि अगर आप उन्हें कोई पॉजिटिव बात कहें,
सच्ची बात कहें तो झूठ का गलबा इतना हो चुका है। हम जिस हालत में इसे कहते हैं दजल, फरेब और धोखा, हम दजल, फरेब और धोखे की जिंदगी में इस वक्त जी रहे हैं। हमें जो दिखाया जा रहा है एक्चुअली वो नहीं है, उसके पीछे कुछ और है। लेकिन डॉक्टर साहब आप क्या समझते हैं, हमारे हम तमाम लोगों के माइंडसेट के साथ हुआ क्या है? हमें चीज़ कंट्रोवर्शियल ही पसंद आती है, हमें चीज़ वही पसंद आती है जिसमें हम कह लें किसी को बुरा कहा जा रहा है, किसी की इमेज खराब की जा रही है। उसी थंबनेल पर रुककर हम उस वीडियो को देखते हैं जहां पर कोई सनसनी फैलाने की कोशिश की जाती है, कोई अच्छा टॉपिक, कोई अच्छी चीज़, उस वीडियो को हम 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं देखते। एग्जैक्टली जब आप लोगों ने मैस कम्युनिकेशन पढ़ी होगी यहाँ आने के लिए, तो आपको येलो जर्नलिज्म और सनसनीखेज खबरें और उनका तमाम तरीक़ेकार बताया गया होगा कि ये जर्द सहाफ़त है और ये इंतहाई निचले दर्जे के सहाफ़ी करते हैं। लेकिन अब क्या हुआ कि ख़ास तौर पर जब सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म सबके सामने आया तो वो बंदर के हाथ में वो माचिस लग गई। बिल्कुल। जिसके पास मोबाइल है, जिसके पास कैमरा है, वो समझता है कि दुनिया का सबसे बड़ा मुफक्किर, दुनिया का सबसे बड़ा दानिश्वर, दुनिया का सबसे बड़ा मजहबी रहनुमा भी मैं ही हूँ, मेरी राय जो है वो हतमी है। वो अपनी राय को हकीकत साब्ता कहकर जब पेश करते हैं तो फिर दूसरा, अच्छा वो चूंकि मैच्योर नहीं होते, उनका वो साइकिल ग्रूमिंग का मुकम्मल नहीं हुआ होता, तो वो दूसरे के नुक्ता नज़र से इख्तलाफ भी ऐसे करते हैं कि तो बकवास कर रहा है। भाई अब ये कह सकते हैं कि मुझे उसके नुक्ता नज़र से इख्तलाफ है, मेरा नुक्ता नज़र इससे मुख्तलिफ है, मेरी राय डिफरेंट है। मगर आप इन लोगों का अगर आप सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स देखें तो आपको शर्म आएगी कि ये लोग पाकिस्तानी माशरे से ताल्लुक रखते हैं। वजह यही है कि आपने ड्राइविंग का तो लाइसेंस दे दिया, ड्राइविंग का लाइसेंस है, गन का लाइसेंस है, लेकिन ड्राइविंग से और गन से यकीन मानिए इतने बंदे नहीं मारे जा सकते, इतने बंदे भी नहीं मारे जा सकते जितने माइक और कैमरे से मारे जा सकते हैं। ये तो देखे ना, मिलियंस और बिलियंस तक आपका जो डाटा है वो उन तक पहुंच रहा है, इन्फॉर्मेशन जो आप उन तक पहुंचा रहे हैं। दूसरी तरफ जैसे आपने ही कहा कि तमाम लोग मुफक्किर बनते हैं, दीन पर बड़ी बात करने की कोशिश करते हैं, दानिश्वर बड़े अच्छे बनते हैं, उसके बाद दिखाते हैं अपनी फैमिलीज को नाचते हुए भी, माओं को, बहनों को। तो ये किस तरफ मुआशरा जा रहा है? रोशन ख्याल है ना, वो अपने आप को बताना चाहते हैं, लेकिन कुछ बैलेंस ही कर लें, या दीन की बात ना करें या वो ना करें। वो कहते हैं कि ये रोशन ख्याल दीन है हमारा। उसके लिए देखें जिस तरह ब्राइबरी जो है इसकी कई किस्में हैं। आज ब्राइबरी की एक किस्म मोनेटाइजेशन की मनी भी है, जो आपने अगर फ़लस्तीन या गज़ा के हवाले से बात की, उधर क्यों नहीं प्रमोट होते कि लोग बोलते भी नहीं हैं। एक तो अकाउंट बंद हो जाते हैं बोलने वालों के, दूसरी वजह यह है कि मोनेटाइजेशन की शक्ल में इन यूट्यूबर्स को या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को जो भारी रकम मिलती है वो ब्राइबरी की एक किस्म है कि अगर आप इस मामले में चुप रहो या हमारे हक में बोलो तो तुम्हें ये रकम मिलती रहेगी, अगर तुम हमारे खिलाफ बोलोगे तो पूरी की पूरी मार्केट इंडिया तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा, गल्फ तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा, फलानी जगह से पैसे आने बंद हो जाएंगे, तुम्हारा अकाउंट बंद हो जाएगा, तुम्हारी रोजी रोटी इस पर हमारा कब्जा है तो हम इसे रोक देंगे। तो ये इस तरीके से उन्हें ब्राइब किया जा रहा है कि उस ब्राइबरी में आके जब आप एक गलत कदम उठा लेते हैं तो फिर आप अपनी घर की औरतों को भी दिखाते हैं, फिर आप घर के बेडरूम में भी कैमरा ले जाते हैं, फिर आप अपने बाप को ज़नाना कपड़े पहना के भी मैदान में ले आते हैं। क्यों? क्योंकि आपका दीन, आपका ईमान उसके बाद सिर्फ और सिर्फ पैसा बन जाता है। ठीक है, तो अब ये इन फेक न्यूज़ से बचना किस तरह से है? वो कौन से ऐसे इकदाम हैं? हुकूमत ने कोशिश तो कर ली, लेकिन उस कोशिश में क्या हुआ कि हमारी जो मईशत है वो ख़राब होने लग गई। वो तमाम बच्चे जो कि प्राइवेटली काम कर रहे थे, जिनको लैपटॉप तो इस हुकूमत ने या पिछली हुकूमत ने दे दिए थे, अब उन लैपटॉप में इंटरनेट इसके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं वो। अच्छा, एक तो कुरान पाक को सबसे पहले ले लें क्योंकि हतमी और आखिरी दलील तो वही है। कुरान पाक में है कि ए मोमिनो जब कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आया करे तो उस पर अंधाधुंध ईमान ना ले आया करो, बगैर तस्दीक के उस बात को आगे बयान ना किया करो कि तुम्हारी बयान की बात दूसरों के लिए और बाद में तुम्हारे लिए दिल आज़ारी का और शर्मिंदगी का मुझे पकड़ का बायस भी बनेगी। यस, पकड़ का बायस भी बनेगी। तो पहली बात तो यह है कि कुरान पाक बड़ी बुनियादी बातें बताता है जिनके बगैर गुजारा नहीं है। तो खबरों को फैलाना, खबरों को परसीव करना, खबरों को समझना, उन्हें अपनी एंगलिंग देना, उस बारे में पहले आप कुरान पाक का वर्जन देख लें कि एज अ मुस्लिम कुरान पाक आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है कि आपको कैसा होना चाहिए। दिस इज़ नंबर 1। उसके बाद जो बेशुमार लोग सड़कों पर आए हुए हैं, पहले भी कई दफ़ा आते हैं, बाद में पता लगता है खबर गलत थी। इस बात को ज़हन में रखिए कि आप जिस आदमी को या जिस शख्स को मजलूम समझ के निकले हैं उसकी मजलूमियत का दिफा करने के लिए आपने और कितने लोगों को मजलूम बना दिया, कितने लोगों के नुकसानात आपने कर दिए। आपको याद होगा कि तकरीबन शायद 15-20 साल हो गए यूट्यूब पाकिस्तान में कई साल के लिए बंद हो गई थी जी। एक फिल्म बनी थी इनोसेंस ऑफ मुस्लिम्स प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, तो उसके नतीजे में बहुत ज़्यादा वायलेशन हुई। पाकिस्तान में 19 बंदे मारे गए और अरबों रुपए का नुकसान हुआ, फिर यूट्यूब को बंद कर दिया गया। इस सारी सूरत हाल पे एक इंडियन कॉलमिस्ट ने तबसरा किया कि पाकिस्तान को तबाह करने के लिए एटम बम की ज़रूरत नहीं है, 28 मिनट की एक मूवी काफ़ी है, वो अपने आप को खुद ही तबाह बर्बाद कर लेंगे। तो आप इस चीज़ को समझिए कि अपने घरों को तबाह कर रहे हैं, अपने शहरों को तबाह कर रहे हैं, अपने मुल्क को तबाह कर रहे हैं, अपनी आखिरत को तबाह कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको समझने की, सोचने की, दुरुस्त और गलत में तमीज़ करने की सलाहियत दी है, आप उसे इस्तेमाल में लेके आएं। और अगर आप इस बारे में नहीं जानते तो फिर खामोश रहें।
ठीक है, बहुत शुक्रिया समाजी का डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।